ठीक है, लेट मी स्टार्ट। चलो प्रॉब्ली आज लास्ट लेक्चर रहेगा कैपेसिटर्स का, खत्म हो जाएगा डेफिनेटली। कैपेसिटर्स प्लान ये है कि हम लोगों को एक तो स्पेशल केसेस जो आते हैं, वो 4 स्पेशल केसेस जो मुझे पढ़ाने हैं, देन मुझे आरसी सर्किट पढ़ाना है और मुझे मॉड्यूल फिनिश करना है। इफ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक प्रेशर, वो मुझे पढ़ाना है। क्या मैंने ये इलेक्ट्रिक प्रेशर शायद पहले भी पढ़ाया हो? हाँ, तो ये हो गया, चलो ग्रेट। और एनर्जी डेंसिटी तो मैंने एनर्जी के बाद ही पढ़ा दिया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इन पे ही फोकस करना है, स्पेशल केसेस, आरसी सर्किट्स और हमारा मॉड्यूल का सॉल्व एग्जांपल्स खत्म करना है। तो ये हम लोग का डिक्लेयर होता है कि चैप्टर खत्म हो गया, बराबर। बाकी तो एक्सरसाइज 1 2 तो अपना चलता ही रहता है, डीसीटी जैसे जैसे अपन लिखते रहते हैं, बराबर। चलो लेट्स स्टार्ट। स्पेशल केसेस मतलब क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं इस टाइप के, एररलेस के तो स्टार्टिंग से भरे पड़े हैं इसके अंदर के क्वेश्चंस, ठीक है। पहला, इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोलो या डाइलेक्ट्रिक भी बोला तो भी समझ में आ जाता है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, आइसोलेटेड होना चाहिए उसके लिए पहले। मतलब कैपेसिटर आइसोलेटेड होगा, यानी कि एक कैपेसिटर लिया आपने, लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी पड़ेगी क्वेश्चन में समझने के लिए कि ये आइसोलेटेड का केस है कि जो सेकंड केस है। कैपेसिटर चार्ज कर लिया आपने, एक कैपेसिटर को चार्ज होने दिया आपने। आपको पता है ना मैक्सिमम चार्ज हम लोग क्यू लेते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी वी स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, ये सब आ जाता है इसके पास। इसका कैपेसिटेंस समझो आप सी ले लिया आपने, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्यू ले लिया आपने, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी ले लिया आपने, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है वो ई ले लिया आपने, और इसके अंदर जो एनर्जी है वो यू ले लिया आपने। ये कुछ चीजें मैंने डिस्कस कर ली, बराबर। सीधा बैठ जाओ। ये चीजें थोड़ा सा ऊपर लिखो, कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी, बराबर है इतना। अभी ये प्लस प्लेट माइनस प्लेट, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, ये सब तो है ही अपना पुराना, नो इशू। अगर आप इस कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हो, मतलब इंसर्ट कर ही रहे हो, इंसर्ट ऐसा एक डाइलेक्ट्रिक लिया जो आप अभी डालने वाले हो अंदर, ठीक है। ये समझो अंदर पूरा फिट हो गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ले रहा हूं, पता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक जब स्टार्ट किया था कूलम्स का, हमें तब इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम रिलेटिव परमिटिविटी था और एप्सिलॉन आर लिखते थे उसको। कैपेसिटर्स में आते आते बहुत ही कॉमनली इसको कैपिटल के लिखने लगते हैं, चलेगा इतना। ये भर दिया आपने पूरा। इट वाज आइसोलेटेड, तो इनमें से कोई एक ऐसी चीज है आइसोलेटेड में जो चेंज नहीं होती है। कम ऑन, आई रियली वांट कि अगर आप खुद से समझ के इसको बता पाए बहुत मजा आ जाएगा। इनमें से कोई तो ऐसी चीज है जो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद अफेक्ट नहीं होती बिकॉज इट इज आइसोलेटेड। इट इज समथिंग रिलेटेड टू कंजर्वेशन। चार्ज, वेरी गुड। इसमें से चार्ज वो चीज है जो एक्चुअली चेंज नहीं होगा क्योंकि ये आइसोलेटेड। देगा कौन प्लेट्स को चार्ज? कोई नहीं, कनेक्टेड ही नहीं ना सर्किटरी से, सच में आइसोलेटेड है। You are not connected to the battery. You had connected to the battery. Only because of that it got charged with energy. भर गया पूरा, अभी निकाल लिया आपने उसको अलग से लेके घूम रहे हो। ये जैसे सेल को से चार्ज कर लेते होंगे वैसा, बराबर। चलो ग्रेट। अच्छा, कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक डालने पे भी अफेक्ट होता है। ऑप्शंस आर, सर C will become K times C, सर C will become C by K, या सर C will become K square times, या C will become 1 by K square times। 4 ऑप्शन दिए मैंने और कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी हमारे कई नोट्स में कवर्ड है कि एक कैपेसिटर, एक डाइलेक्ट्रिक पूरा K भरने पे कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, ऑलरेडी कवर्ड है। K टाइम्स हो जाता है सीधा सीधा, याद है C मीडियम इज K टाइम्स C है, वही है। तो कैपेसिटर, अच्छा, और
आइसोलेटेड वर्ड होता नहीं होता उससे ये रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है, ये k टाइम्स हो ही जाता फिर। समझ में आई आपको बात? चार्ज कंजर्वेशन की वजह से कैपेसिटेंस। इसके बाद हर चीज इन दोनों की हेल्प से निकाली जा सकती है। डू यू नो एनी फॉर्मूला ऑफ V which relates, which gives the, you know, relation among this? Potential is C is Q by V, V is Q upon C। सही लग रहा है? V is Q by C, दोनों में क्या सेम है? चार्ज, यानी कि V और C कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली। तो अब जब जो C के साथ हुआ है V के साथ क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल। समझाने वाला सबको? गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फॉर्मूला बताओ। ये फॉर्मूला देखा V इक्वल टू ED, याद है? कल ये क्लास में बच्चे ने बताया सर, मैंने V इक्वल टू ED को ऐसे याद रखा, कुछ समथिंग एजुकेशन से याद रखा हुआ है, पता नहीं कौन सा भी एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन से याद रखा, मतलब हिसाब अलग लेवल पे लोग याद रख रहे हैं। फिर तो हमारा डिबेट चल गया, वैल्यू एजुकेशन नाम की चीज होती भी है। हाँ होती है। फिजिकल एजुकेशन था हमारे टाइम पे, एसएससी में था। चलिए कोई बात नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे। तो E is equal to V by D के हिसाब से बता पाओगे कि E के साथ क्या हो रहा है? D मतलब सेपरेशन इनके बीच का प्लेट्स का, क्या वो चेंज कर रहा हूं मैं? वो चेंज कर सकता हूं कोई दूसरा से। लेकिन वो मैं सिखा आपको ये रहा हूं, भले बोलने के लिए स्पेशल केसेस सिखा रहा हूं, बट चेंजेस कैसे भी और लाया जा सकता है। ठीक है चलो। हाँ तो इसका क्या करूं? E अपॉन, क्या मेरी बात कुछ समझ में आई आपको? नहीं समझे तो बोलो। अरे भाई ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है ना, जो भी V के साथ हो रहा है वही तो E के साथ होगा। फाइनली एनर्जी के तीन फॉर्मूला मैंने दिए एनर्जी के, हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाय 2C और हाफ QV दिया हुआ मैंने। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी के लिए? देखो ऐसा कुछ चूज करो जो चेंज, ऐसा ना कि दोनों चीज चेंज हो रही हो आपकी। आई थिंक वी शुड गो फॉर Q स्क्वायर बाय 2C, बिकॉज़ इसमें Q चेंज नहीं हो रहा। तो एनर्जी और C कैसे रिलेटेड है? यानी कि U अपॉन V। तो एनर्जी भी कम हो जाती है कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे आइसोलेटेड केस में। होता क्या है मालूम है? थोड़ा आइडिया लगाते हैं अपन और जस्टिफाई करते हैं एनर्जी कम हो रही है तो किधर जा रही है वो सब, और भी कुछ। ये प्लस है, इसके अंदर ना डाइलेक्ट्रिक में माइनस आना चालू हो जाता है, इधर प्लस आना चालू हो जाता है। ये जो अपोजिट नेचर के चार्जेस है ना वो एक दूसरे को ऐसा इंड्यूस करवा लेते हैं। जैसे ये प्लस प्लस है ना प्लस, तो यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा, ये माइनस से प्लस प्लस आ जाएगा। मुझे बताओ ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ये जो प्लेट्स है, ये डाइलेक्ट्रिक को खींचेंगे कि रिपेल करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज अपोजिट चार्जेस के इंड्यूस हो रहे हैं ना। तो मतलब एक्चुअली आप एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे रखोगे ना तो सक इन कर लेगा पूरा। The moment you place the dielectric above the plates, because of this induced charges, this plate is actually want the dielectric to come in अंदर आ। वो तो आप उसको slowly नीचे लेके जाते हो धीरे धीरे। You do this process slowly। ओ मेरे जुरंदर, दरवाजा बंद करो, आराम से बैठो, तुम अंदर आओ। अच्छा छोड़ो, आएगा। ठीक है, ऐसा एंट्री लेगा कुछ होगा क्या? मुझे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इधर तो ये डाइलेक्ट्रिक जो है अंदर जाता है थोड़ा स्लोली जाता है। आपको लेके जाना पड़ेगा स्लोली। अगर इसके भरोसे रहोगे तो खींच लेगा, ये एक्सेलरेट कर देगा। बट हम लोग पता है ना वर्क एनर्जी की बातें करते हैं तो मोस्टली हम लोग धीरे स्लोली लेके जाने देते हैं। तो आपको जो वर्क करना पड़ा वो अपोजिट वर्क करना पड़ा। जो ये फील्ड वर्क करता है ना वो पॉजिटिव वर्क है, ठीक है। जब भी फील्ड जो चाहता है वो होता है तो सिस्टम की एनर्जी कम होती है। देखो एनर्जी कम, अगर फील्ड जो चाहता है तुमने वो होने दिया तो एनर्जी कम हो जाती है और एनर्जी कम हो गई। ठीक है, इतना एवरीवन इज क्लियर विद दिस? चलो थोड़ा बहुत किया मैंने डिस्कस, बाकी रिजल्ट्स आपके सामने है। फाइन, तो ये आइसोलेटेड केस में हुआ। अब मैं पोटेंशियल मेंटेन करके रखूंगा, इस पर बैटरी कनेक्टेड रखूंगा व्हाइल इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक। inserting dielectric while maintaining a potential difference with a battery या with a cell, जो भी आप बोलो, with a cell या with a battery। समझ में आया आपको? इस बार
ये जो डाइलेक्ट्रिक, इस बार जो कैपेसिटर में ऐसा लूंगा, इस बार उसके नीचे ऐसा बैटरी लगा के रखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस, और तब आप एक डाइलेक्ट्रिक ऐसा अंदर डालने की कोशिश करोगे, बराबर। तो अभी आप मुझे यहाँ पे फिर से C को क्या होगा, चार्ज को क्या होगा, पोटेंशियल को क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होगा, और एनर्जी को क्या होगा। आई थिंक मैंने सिंबल में ये एनर्जी डेंसिटी यूज किया हुआ पहले, बट यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है ना। तो आई होप यू विल मैनेज इट। ये एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी नहीं है। चलो, इसके बारे में क्या आपका विचार होगा? कौन सी चीज के बारे में आप कॉन्फिडेंट हो 5 में से बताओ? हाँ, V voltage will remain as it is because you have maintained a battery. और बताओ क्या बताया? C K टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। अब क्योंकि 2 आ गए, अब आप फार्मूला बेसिस पर ट्राई करो। Q का कोई फार्मूला बताओ जो आप यूज कर सकते हो? CV, तो बताओ Q को क्या होगा? K टाइम्स। एक्स्ट्रा चार्ज कितना फ्लो किया, मतलब तो बता सकता है मुझे? इंसर्ट करने पे एक्स्ट्रा चार्ज, पहले से Q चार्ज तो था ही, अब कितना चार्ज हो गया? K क्यूब। तो एक्स्ट्रा कितना चार्ज फ्लो हुआ इंसर्ट करने पे? KQ minus Q. KQ माइनस Q, अरे Q पहले से था, अब KQ है, अरे Q पहले से था, 3Q हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा आया? 2Q. माइनस करके आया ना, समझा? बैटरी ने पॉजिटिव वर्क किया इसमें, बैटरी ने चार्ज दिया ना, बैटरी डिड अ पॉजिटिव वर्क दिया उसने। समझ में आई आपको मेरी बात इतनी पहले? ठीक है, चलो। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या विचार? E is equal to V upon D। तो V के साथ क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं, तो A के साथ भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका जवाब अभी मत देना, आराम से सोच के देना, because it is not that easy, the reason can be very tricky। सर कभी तो हमने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक डालने पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन आर के टर्म्स के हो जाता, डिक्रीज हो जाता है, बराबर ना। फोर्सिंग मीडियम इज फोर्सिंग वैक्यूम अपॉन दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कम हो जानी चाहिए, होती है, पर यहाँ पे क्यों चेंज नहीं हो रही, जबकि यहाँ पे हो रही थी, यहाँ पे वो वैलिड था। देखो ये E/D की लिखा है, E/D, समझे क्या? इसका रीजन बाद में आराम से देना कि क्यों इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला, मीडियम तो चेंज हुआ ना अंदर का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कम नहीं हुई, रिमेन सेम कैसे हो सकती है, ये आदमी बाद में सोच के बताना। चलो लेट्स गो बैक टू द एनर्जी वाला पार्ट। तो बताएगा एनर्जी कौन सा फॉर्म मैं यूज करूं इसमें जो बेटर होगा? हाफ C. क्यू ही है, CV स्क्वायर लगा सकते हैं, बट C और V दोनों फिर वेरिएबल है ना। ओ हाफ C स्क्वायर भी वेरिएबल ही है, तो चलेगा, ये भी चलेगा जो मैंने लिखा। अगर आपका फीलिंग यहाँ पे हाफ CV स्क्वायर का, तो बिल्कुल गो अहेड, हाफ CV स्क्वायर। V तो चेंज नहीं हो रहा, जो भी C के साथ हो रहा है वही होगा। क्या हो गया? इस बार एनर्जी बढ़ गई, इस बार एनर्जी बढ़ गई, तो एक्स्ट्रा एनर्जी आई कहाँ से? इस बार बैटरी ने भी यहाँ पे वर्क किया इस बार ना, इसलिए एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है इसके अंदर K टाइम्स, ठीक है। इतना वर्क डन पे कोई बैटरी पूछेगा तो क्या आंसर होगा? चार्ज इनटू दिस पोटेंशियल। देन इतना, क्या दोनों केसेस क्लियर है आपको? समझ में आया? मैंने बोला टोटल 4 केसेस पढ़ने हैं अपने को, तीसरे पे जा रहा हूँ। नंबर 3, मैं प्लेट्स के डिस्टेंस को भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, वो मैं केस नहीं पढ़ रहा, वो तुम खुद देख लेना। अगर मुझे बताओ, सिर्फ एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, दोनों प्लेट्स के बीच का अगर मैं सेपरेशन को इंक्रीज करता हूँ तो कौन अफेक्ट होगा? C को कोई फर्क पड़ेगा सेपरेशन बढ़ाने पे? पड़ेगा ना, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। जब तुम ज्योमेट्री चेंज करोगे यार कैपेसिटर का, C को फर्क नहीं पड़ेगा क्या? तो अगर C को फर्क पड़ेगा तो हो गया काम, आप इसके बारे में समझ गए क्या करना है। और इन दोनों में से कोई कांस्टेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन कि वो आइसोलेटेड है कि सेल कनेक्टेड है, तो वो उसके बाद का पूरा स्टोरी आपको पता है क्या करना है, बराबर। चलो आई एम गोइंग टू थर्ड केस। इसके अंदर दिस टाइम वी आर टेकिंग 2 चार्ज कैपेसिटर, 2 चार्ज कैपेसिटर and connecting them in same circuit। एक ही सर्किट में 2 कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दो और सर्किट क्लोज कर दो, तो देखो क्या होगा।
तो देखना है कि क्या अफेक्ट होगा। इसके अंदर भी दो वेराइटीज है, तो एक वेराइटी पकड़ता हूँ पहले मैं। फर्स्ट यू हैव अ कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C, जिसका चार्ज Q1 और उसका वोल्टेज V1, और एक और कैपेसिटर ले लो, कैपेसिटेंस C2, कैपेसिटेंस C2 वोल्टेज V2 और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है Q2। ये आप दोनों ले लिया आपने, ये प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट, ये प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट। अब दोनों को एक ही सर्किट में कनेक्ट कर दो। एक इधर लिया आपने, अभी तक मतलब स्विच क्लोज नहीं किया मैंने, ठीक है ना, ये दोनों कैपेसिटर स्विच क्लोज नहीं किया मैंने। ये आपका C1, ये आपका C2, इस पे अभी भी चार्ज वही है, यहाँ पे आपस में कनेक्ट करना है आपके लिए। जैसे ही ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इस तरीके से आपने कैपेसिटर को ओरिएंट कर दिया। इनको जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम है कि अलग अलग है, V1 और V2, so there is some potential difference. So the moment you connect this switch, the charge will start flow from high potential to low potential. मतलब आप मान के चल रहे हो कि V1 V2 इक्वल नहीं है तो चार्ज फ्लो करेगा। अगर V1 V2 सर पहले से इक्वल हो तो कुछ नहीं होगा, सर्किट क्लोज करने के बाद भी कुछ नहीं होगा। अगर ऑलरेडी पोटेंशियल सेम है तो, बट ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा सम पूछा गया तो पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। तो चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कब तक? जब तक दोनों साइड का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और फाइनली जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, लेट मी कॉल दिस एज VC, वी कॉमन, इसका C1 C2 तो सेम रहेगा, चार्ज शायद चेंज हो चुका है, Q1 डैश और Q2 डैश। इट इज वेरी सिमिलर टू दैट सिचुएशन जब आप मालूम है दो स्फीयर्स को वायर से कनेक्ट करते थे, चार्ज फ्लो होता था, वैसा है। एकदम स्टार्टिंग में कभी कवर किया था अपन, बराबर है इतना। चलो कभी इसमें पूछ सकते हैं कि बताओ कॉमन पोटेंशियल क्या है, इसमें कॉमन पोटेंशियल क्या है? कि चार्ज कंजर्व तो रहेगा ही ना, बाय चार्ज कंजर्वेशन, बाय चार्ज कंजर्वेशन कैन आई से Q1 plus Q2 is equal to Q1 dash plus Q2 dash. Does this equation make sense to all? Q का फॉर्मूला क्या होता है? Q is equal to CV लगा दो। Q1 की जगह पे क्या? C1 V1, Q2 की जगह पे क्या? C2 V2, Q1 dash की जगह पे क्या? C1 VC और Q2 dash की जगह पे क्या? C2 VC। क्या इसको आप सॉल्व करके मुझे VC दे सकते हो क्या? Anyone? VC कितना लिखो? C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। समझा? This was the important result. ये रिजल्ट सिलेबस में 3 बार दिखता है, सिमिलर फॉर्मेट, सेम इक्वेशन। जैसे कि दो मासेस कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन से उनका अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो कॉमन वेलोसिटी यही होती है m1 u1 m2 u2 अपॉन m1 m2। बराबर। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन रोटेशन में एक डिस्क रोटेट कर रहा है I1 ओमेगा 1, दूसरा डिस्क रोटेट कर रहा है I2 ओमेगा 2, दोनों को कंबाइन कर लिया, एक कॉमन ओमेगा से घूमता है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2 से। उन दोनों जगहों पे डेल्टा के भी लिखा था बाद में, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे भी लिखा जाएगा लॉस इन एनर्जी। और मैं समझाऊंगा अच्छे से, लिखने से पहले अच्छे से डिराइव शायद वो अगर कर लेंगे तो लिख देगा डायरेक्ट रिजल्ट। क्लियर? ये तीनों बहुत ही जल्दी जल्दी स्मूथली लिख लो फटाफट सब लोग।
प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि एकदम ही फेंट आ रहा बंद हो है, गया यहाँ आ ही नहीं पे, रहा। लाइट बंद हो गई थी, बंद हो गया था। अभी ठीक होगा शायद। चेक। बहुत सुन रही है ठीक है, डेल्टा यू लॉस इज हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ऐसा ही फॉर्मूला था ना वहां पे, हाफ M1 M2 बाय U1 माइनस U2 द होल स्क्वायर। इनफैक्ट इलास्टिक वो कोलिजन में तो 1 माइनस ई स्क्वायर का टर्म भी हुआ करता था, पर परफेक्टली इन इलास्टिक में इतना ही होता था, ठीक है। और रोटेशन में क्या था, लॉस का फॉर्मूला हाफ I1 I2 बाय I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, सही बोल रहा हूँ मैं? तो ये डेल्टा यू लॉस तो इधर आ गया, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट आप लोग को संभाल के रखने हैं, हो जाएगा काम। चलो कोई ना, कितना चार्ज फ्लो किया वो खुद निकाल लोगे ना। अब ये जो चार्ज है वो Q1 है, और ये जो चार्ज यहाँ पे Q1 डैश है, उनके बीच जो डिफरेंस होगा वही तो चार्ज फ्लो होगा ना, ठीक है। चलो इसका जो सेकंड पार्ट है वो कर लेते हैं। अगर इफ यू कनेक्ट द बोथ द कैपेसिटर बट इन द रिवर्स ऑर्डर, ऐसा, जैसे कि अगर ये प्लस प्लेट है ये माइनस प्लेट है, इधर ध्यान दो, देखो एकदम बारीक सा फर्क है, वो ध्यान देना। यू आर कनेक्टिंग द अपोजिट पोलैरिटी पोल्स टुगेदर, यू आर कनेक्टिंग अपोजिट पोलैरिटी प्लेट्स टुगेदर, ये C1 और ये C2। बट सरप्राइजिंग बात और क्या है मालूम है, कि कनेक्ट करने के बाद जो नया डायग्राम बनता है ना, उसमें अभी भी प्लस प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, ठीक है। कोलिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो इट वुड बी लाइक दिस, के दो मास एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये इसको कोलाइड करता है और साथ में चलता है, और ये उसको कैसे सेकंड केस कैसे समझोगे, दो मास एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा। उधर दो केसेस आप वैसे रिलेट कर सकते हो। तो इस केस में भी प्रोसेस तो सेम ही है कि चार्ज फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। C1 C2 तो वही रहेगा, चार्ज Q1 Q2 विल बिकम Q1 डैश Q2 डैश। इसमें जो जो हो गया ना कॉमन, उसका फॉर्मूला देखना, C1 V1 माइनस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2। क्या फर्क है फॉर्मूलाज में पहले और इसमें? न्यूमेरिक, हाँ। और डेल्टा U का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या फ़र्क है इसमें? उधर माइनस था, यहाँ पे प्लस है। तो ये चार वो स्पेशल केसेस जो मुझे कराने थे वो हो गए, ठीक है। नाउ आई विल मूव टू आरसी सर्किट पे चल सकते हैं। बीच में एक छोटा सा वो मैं बता लेता हूँ, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मुझे एक बात बताओ, दोनों प्लेट्स के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? क्यों? बिल्कुल सही। आप चाहे तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा लिखो, एरिया ऑफ द प्लेट ए लिखो, सेपरेशन डी लिखो, राइट? यही है सिचुएशन। एक प्लेट दूसरे प्लेट पे कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है वो उसका फॉर्मूला चाहिए था मुझे। ये एक दूसरे को इस तरफ लगाएगा ना फोर्स, और ये इसके ऊपर इस तरफ लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू फील्ड। सही लग रहा हूं मैं? सही लिख रहा हूं मैं? चलो, तो किसी एक प्लेट पर चार्ज कितना है सर? Q। फील्ड कितना होता है एक प्लेट पे दूसरे प्लेट की वजह से? Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, याद है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वाला। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट भी चलता है, और सिग्मा के टर्म्स में लिखना हो किसी को तो सिग्मा के टर्म्स में लिखना हो तो Q की जगह पे सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन ए, अच्छा एरिया हट जाएगा, इंटू एरिया। हम चाहते तो इसको प्रेशर इंटू एरिया से भी कर सकते थे, बिकॉज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर है इंटू एरिया। इसलिए मेरे को बार बार प्रेशर भी याद आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर फिर जरूरत पड़ती है प्रेशर की, ठीक है। इतना तो ये छोटा सा रिजल्ट है यहाँ पे, कभी ये काम आ जाए ठीक है, कभी ये काम आ जाए ठीक है, देख लेना आप लोग। डन है? इतना छोटा ही था ये वाला। ये राइट साइड का हटा दो पूरा। खत्म हो गए। हाँ वो चारों हो चुके हैं बराबर।
हाँ मतलब वही 4 थे जो थर्ड के 1 2 बताया ना, वही मिला के 4 मेरे को पढ़ाने थे पहले, ठीक है। दैट वाज द प्लान। क्या पूछ रहे थे, सॉरी कोई कुछ पूछ रहा था, बराबर है। चलो अब चलते हैं आरसी सर्किट्स पे। मस्त कॉन्सेप्ट बट नॉट इन बोर्ड्स। आरसी सर्किट, ठीक है। नाम सुन के लग रहा है एक ऐसा सर्किट जिसमें आर और सी दोनों को कंसीडर करो आप, बराबर है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले डायग्राम। इसमें भी 2 टाइप है, एक होगा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और दूसरा होगा, यस एनी गेसेस? एक चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, दूसरा क्या होगा? मारो तुक्का। एक टाइप तो ये पढ़ना है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, दूसरा चार्जिंग ऑफ मैं रजिस्टर का चार्ज कैसे होगा? रजिस्टर में से खाली करंट फ्लो होता है बस। रजिस्टर इज नॉट अ डिवाइस विच कैन स्टोर एनर्जी। वोल्टेज वाला होगा। नहीं, एक्चुअली द वर्ड दैट यू हैव टू चेंज इज फर्स्ट वर्ड, नॉट द लास्ट वर्ड। चार्जिंग ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एक चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है, दूसरा डिस्चार्जिंग है, ठीक है। तो पहले चार्जिंग पढ़ लेते हैं। तो एक सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटर C है, स्विच अभी जस्ट क्लोज करने ही वाले हैं। ये बैटरी का पोटेंशियल समझो V है, ये रेजिस्टेंस R है, ये कैपेसिटेंस C है और ये T इज इक्वल टू 0 है। बिकॉज आप सर्किट में जस्ट स्विच कनेक्ट करने वाले ही हो। प्लीज ध्यान से सुनो, ठीक है। इतना एकदम अच्छे से सुनो, रख दो पेन वेन वगैरह, सुन लो पहले मेरी बात। जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूं, धीरे धीरे क्या डेवलप होना, मेरे को कौन से वेरिएबल से फोकस करना है ना, वो ध्यान से सुनना। पहले करंट पे फोकस करना है मुझे, चार्ज पे फोकस करना है मुझे, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस पे फोकस करना है मुझे, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर पे फोकस करना है। इन 4 चीजों पे मुझे फोकस करना है, ठीक है। सीधा t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे चलते हैं। सीधा t इक्वल्स इंफिनिटी पे चलता है। स्टार्टिंग में करंट कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे? 0। स्टार्टिंग में करंट क्या होगा? 0। स्टार्टिंग में इसमें करंट ही नहीं है तो इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं आएगा। आपको थोड़ा बहुत ओम्स लॉ पता होगा ना, IR वाला। इसके अंदर कोई भी V इक्वल टू IR फिलहाल नहीं है, बिकॉज जब करंट ही नहीं है तो सर, यानी इन दिस सिचुएशन कैन आई से करंट इज 0, पोटेंशियल इज 0 across the resistor, the charge has not accumulated at all, so the entire potential of this battery has gone to capacitor. Capacitor is like आने दो, मैं डिस्चार्ज, मैं मेरे पास कोई चार्ज ही नहीं, अभी मैं चार्ज लेने के लिए तैयार हूँ, आने दो चार्ज, आई एम रेडी टू टेक ऑल इन फॉर द मोमेंट। पर what happens at t is equal to infinity, which is called as after long time, after long time, which is also called as steady state. Steady state. T equal to infinity means after long time, which is also called as steady state. ठीक है। इसका रेजिस्टेंस R, इसका कैपेसिटर C, इसका बैटरी V। स्टार्टिंग में वेट, स्विच बंद करने से पहले का ये सिचुएशन है, मतलब बोल सकते हो आप, स्विच जब बंद आपने किया है, सब कुछ नहीं है, स्विच जैसे ही बंद किया ना आपने, करंट इंस्टेंटली आ जाता है और ये सब स्विच हो जाएगा। करंट इंस्टेंटली, एक्चुअली चार्ज तो अभी भी 0 ही होगा, चार्ज अभी भी 0 है, कैपेसिटर चार्जिंग हो रहा है एंड यू गेट अ करंट, और ये जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू बाय ओम्स लॉ, V बाय R। सो करंट जो है वो मैक्सिमम है, V अपॉन R मैक्सिमम। चार्ज अभी 0 है जो कि है मिनिमम, और पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा V हो जाएगा, जो कि अभी क्या है मैक्सिमम, और कैपेसिटर को कोई भी वोल्टेज फिलहाल नहीं मिलेगा। ये वाला जरा इस पर ज़्यादा ध्यान देना अभी फिलहाल, ये इंपॉर्टेंट है। जो आपने इरेज किया वो मतलब बेसिकली चाहिए तो आप इग्नोर कर दो उसको, इस पे ध्यान दो। जैसे आपने कनेक्ट किया ना, करंट फ्लो होने लगेगा इस रजिस्टर की वजह से, ओम्स लॉ की वजह से। कैपेसिटर कोई भी अपोजिशन नहीं देगा, सो द कैपेसिटर डिडंट प्रोवाइड एनी अपोजिशन, एनी रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटर कैसा एक्ट कर रहा है t इज इक्वल टू 0 पे? कैपेसिटर एक्ट्स लाइक दिस स्ट्रेट, क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट सर्किट।
कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है t इक्वल टू 0 पे? शॉर्ट सर्किट के जैसा। क्या आप डायग्राम बराबर बना पाओगे? ये डायग्राम प्लस ये पॉइंट्स उसके रिलेटेड बन जाएगा बराबर, उसके साथ बनाना ये वाले पांचों, ठीक है। ये दूसरा सिचुएशन है आफ्टर लॉन्ग टाइम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट। हम लोग की जो पूरी सॉल्विंग है ना इस टॉपिक पढ़ने से पहले, जब भी हम निकालते हैं ना कोई भी चीज़, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल ऑन द कैपेसिटर, वो हमेशा स्टेडी स्टेट पे ही निकाला जाता है। मतलब यू एज्यूम दैट द एंटायर सर्किट हैज ऑलरेडी चार्ज्ड, ओके। अब इसके अंदर क्या होगा, ये कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और अब एक्चुअली इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। अब करंट कितना हो जाएगा? 0, नो करंट मिनिमम, क्योंकि कैपेसिटर इज लाइक नाउ आई एम फुल्ली चार्ज्ड, I won't allow any current to flow through me. The capacitor will not allow the current to flow through it. अगर वो बोलता है कि अगर करंट के पास जाने का कोई दूसरा रास्ता है तो चला जाए, ये रास्ते से तो नहीं जाएगा, मैं पूरी तरीके से चार्ज हूँ, आई वोंट टेक एनी फर्दर करंट। कोई चार्ज कोई करंट वो जाने नहीं देगा अपने अंदर से अभी स्टेडी स्टेट में, इन्फिनिटी पे व्हेन फुल्ली चार्ज्ड, ओके। इस पे चार्ज अभी मैक्सिमम आ चुका है, वो मैक्सिमम चार्ज कितना होगा? Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। C किसका? उसका खुद का। V किसका? पूरे बैटरी का। पर सर आपने तो बोला है सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है ना, तो ये पूरा भी C को मिल जाता है क्या इन्फिनिटी पे? हाँ, इसको कुछ नहीं मिलता। सो इस बार वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज हाउ मच एट स्टेडी स्टेट? एनीवन? 0। एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना हो जाएगा? पूरा भी। तो आप देख रहे हो वी स्विच हो चुका है, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम हो गया। और कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा स्टेडी स्टेट में? कैपेसिटर बिहेव लाइक दिस। इसको क्या नाम रखें? ओपन सर्किट। करंट अलाउ नहीं करेगा वहां से, इट इज एज गुड एज के सर्किट वहां से ब्रेक हो चुका है। अगर करंट के पास दूसरा कोई भी रास्ता है जाने का तो जा सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा करंट हमेशा 0 होगा। फिलहाल मेरा तो एक ही लूप है ना, तो करंट के पास जाने का दूसरा रास्ता तो कोई है ही नहीं इधर जाने का ना, तो ये इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है ओपन सर्किट। इधर तक सही है सब कुछ? तो ये आपका t इक्वल टू 0, ये आपका t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसके बीच में जो पूरी स्टोरी है ना, वही इस टॉपिक में एक्चुअली पढ़नी है। ये हम लोग ऑलरेडी एक्चुअली करते हुए आ ही रहे थे जाने अनजाने में, ठीक है। चलो ये सब लिखना बाकी है, राइट? अपना लिख लो पहले। चल इधर ध्यान देंगे। एट एनी टाइम t, मतलब अगर बीच में कहीं पे हम लोग डिस्कस करें R, C और ये आपका बैटरी, ये है V, इसमें करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब वेरी कर रहा होगा। इस पे जो चार्ज लगा हुआ है प्लस Q माइनस Q, वो भी वेरी कर रहा होगा। ये रेजिस्टेंस R, ये C, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो भी वेरी कर रहा होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो भी वेरी कर रहा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सर इधर थोड़ा डाउट बोला। I is equals to V by R max, but ये स्विच बंद ही नहीं है तो करंट जस्ट अभी बंद करने के बाद इमीडिएटली जैसे ही बंद किया ना, वैसे करंट जो सेटअप हुआ है ना सर्किट में, वो है वो आफ्टर स्विच हैज बीन कनेक्टेड। कनेक्ट करने से पहले सब कुछ 0 ही था एक तरीके से। चलो यहां पे ध्यान दें, अभी करंट वेरिएबल, वोल्टेज वेरिएबल और चार्ज भी एक तरीके से वेरिएबल ही है। मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको एक फॉर्मेट सिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। ओए इधर देखो, अगर कोई चीज बढ़ने वाली है, कोई चीज 0 से मैक्सिमम जा रही है, 0 टू मैक्सिमम अगर कोई जा रहा है, एग्जाम्पल, कौन सी चीज इन चारों में से 0 से मैक्सिमम जा रही है आपके हिसाब से बताओगे मुझे? VR कौन सी चीज जो अभी 0 है और बाद में मैक्सिमम हो रही है, वैसा पूछ रहा हूं। तो चार्ज 0 से मैक्सिमम हो रहा है, तो कोई चीज अगर 0 से मैक्सिमम होती है तो उसका इक्वेशन कैसा होगा, ध्यान से देखना। चार्ज Q will be is equal to maximum charge 1 minus e raised to minus t upon tau।
ये फॉर्मेट आप फॉलो करोगे। कोई भी चीज़ जो जीरो से मैक्सिमम जा रही है ना, उसका जो वेरिएशन है ना फंक्शन ऑफ टाइम, वो एक्सपोनेंशियल है। इधर मैक्सिमम वैल्यू, इधर 1 माइनस ई का फॉर्मेट, पावर में टी बाई टाउ माइनस टी बाई टाउ। इसके अंदर हर टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। छोटा क्यू मतलब चार्ज एट एनी इंस्टेंट, क्यू मतलब जो मैक्सिमम चार्ज आने वाला है स्टेडी स्टेट में, 1 मतलब 1 होता है, ई मतलब 2.7, छोटा टी मतलब कैनी इंस्टेंट टाइम, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड जो भी है। और कैपिटल टाउ का मतलब मैं बताता हूं, where capital tau is called as r into c and the name of this quantity is time constant। टाइम कांस्टेंट बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। r into c, इस सर्किट का कुछ r और कुछ c है ना इसमें, वही चीज यहाँ पे दी हुई है, समझा आप? r मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो भी इक्विवेलेंट है वो, और c मतलब कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। आपको कुछ बात समझ में आई मेरी इसमें अभी तक? चलो, इसमें ई का मतलब भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ई का वैल्यू होता है 2.7 के आसपास, और ये सम सॉल्व करने पे, अच्छा ये जनरल इक्वेशन है, इसका मतलब इसके अंदर t इक्वल टू 0 और इसमें t इक्वल टू इन्फिनिटी डालने पे आपको ये रिजल्ट्स मिलने चाहिए दोनों बराबर। ढूंढ लेते हैं, आओ देखो। और कैपिटल Q का वैल्यू कितना है? कैपिटल Q इक्वल टू CV, वो तो अपने को पता ही है बराबर। t इक्वल टू 0 डालो यहाँ पे, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, e रेज टू 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज, तो देखो 0 आ गया चार्ज, समझा? इन्फिनिटी डालते, t इक्वल टू इन्फिनिटी डालेंगे, इन्फिनिटी अपॉन एनीथिंग इज इन्फिनिटी, e रेज टू माइनस इन्फिनिटी इज 1 अपॉन e रेज टू इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव है ना पावर में, और e रेज टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 1 माइनस 0 1, तो मैक्सिमम चार्ज आ गया। तो इसमें वैल्यूज पुट कर, अच्छा t इक्वल टू टाउ पुट किया तो देखो मैं अलग से क्या ये सब, ये राइट साइड का हटाओ, ठीक है, लिखो 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 लिखो। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, t इज इक्वल टू 0 डालने पे चार्ज कितना आ रहा है? 0। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी डालने पे चार्ज कितना आ रहा है? मैक्सिमम Q विच इज CV, करेक्ट। t इज इक्वल टू टाउ डालने पे क्या आ रहा है चार्ज? टाउ बाई टाउ 1, e रेज टू माइनस 1 यानी 1 अपॉन ई। पर 1 अपॉन ई का वैल्यू अपने को पता है क्या? मैं बताऊँ ना, याद है मुझे, याद है 0.37, 0.3736 ऐसा कुछ है, 0.37 सही है। तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.37, 1 माइनस 1 अपॉन ई इज 0.63, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.63 कैपिटल, क्या बोलते हो 63% चार्ज, यानी कि t इज इक्वल टू टाउ पे जो आपका कैपेसिटर है वो 63% चार्ज हो जाता है। आप लोग का केमिकल काइनेटिक्स हो गया क्या? फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पता है उसके अंदर हाफ लाइफ करके कुछ होता था, ये उसी के अंदर है टाउ, मतलब उसको कुछ अलग नाम होगा। वहाँ पे क्या फॉर्मूला? ई रेज टू लैम्डा टी कुछ था क्या, या कुछ और KT था, क्या था? ये था ही नहीं ऐसा कुछ। टी हाफ का फॉर्मूला क्या था? 0.693 अपॉन के बोलते थे ना तुम लोग उसको। हाँ वो के जो था उसको क्या बोलते थे वहाँ पे तुम लोग? रेट कांस्टेंट बोलते थे। यहाँ पे उसी चीज को 1 बाई टाउ बोल, उसी चीज को यहाँ पे ई का फॉर्मेट नहीं देखा तुमने ना, लेकिन पर ये पता है ना, एक हाफ लाइफ का मतलब, 2 हाफ लाइफ का मतलब। इक्वेशन में था ना AE माइनस E अपॉन RT, तो वहाँ पे ई साइन नहीं था, वो ही नहीं था। एनीवे यहाँ पे वो सब चीज़ें वैलिड है, मैं बाद में कभी समझाऊंगा, सिखाऊँ, रिलेट करूंगा उसको। ये पहली बार देख रहे हो इसलिए अभी कहीं और नहीं जाता मैं। बाद में आएगा ना। तो ये सिचुएशन है, इधर ध्यान दो, जान दो, इधर देखो। तो ये कुछ केसेस है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो कोई चीज़ अगर 0 से मैक्सिमम जा रही है तो ये सब डिस्कशन होता है। और ग्राफ कैसा दिखेगा कोई चीज़ का 0 से मैक्सिमम जाने का? चार्ज वर्सेस टाइम का ऐसा, ये ग्राफ होगा इसका, कि 0 से स्टार्ट होके एक्सपोनेंशियली वो किसी एक पॉइंट तक अप्रोच कर रहा है, मतलब मैक्सिमम जाता नहीं है, बस टेंड कर रहा है उसको। ठीक है, ठीक है। इतना इसके अंदर
टी इक्वल टू टाउ पे कितना चार्ज फिल हो जाता है? मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, कितना चार्ज फिल हो जाता है टी इक्वल टू टाउ टाइम पे? 63%। वेरी गुड, समझे आप मुझे? और कौन सी चीज है उसमें जो जीरो से मैक्सिमम जा रही है? कैपेसिटर ना। सो VC का फॉर्मूला भी यही होगा, V1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन टाउ। देखो क्या फर्क समझ में आ रहा है आपको, कैसे इक्वेशंस में क्या फर्क है? बस ये Q की जगह यहाँ V लिख दिया, जो भी चीज का मैक्सिमम हो रहा है वो, और अंदर का फॉर्मेट देखो सेम है। आया समझ में आपको? कौन सी चीज है जो मैक्सिमम से जीरो जा रही है अभी? ये राइट साइड का हटा सकता हूँ अभी मैं पूरा, ये हटा सकता हूँ पूरा। हाँ अब अपने नोट्स में से देख के बताओ कि कौन सी चीज मैक्सिमम से जीरो आ रही है? मैक्सिमम से जीरो कोई भी चीज जाती है, जैसे कि कौन सी चीज? करंट। तो करंट का इक्वेशन देखना, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट, जो भी मैक्सिमम करंट है वो, सीधा ई रेज टू माइनस टी अपॉन टाउ, खत्म। ये 1 माइनस का फैक्टर नहीं आएगा उसके अंदर। ओके, और दूसरा कौन सा चीज था? पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर भी ऐसे ही कुछ होगा, V ई रेज टू माइनस टी अपॉन टाउ। फिर इसमें आई नॉट का वैल्यू V बाय आर होगा, ओम्स लॉ। और ग्राफ कैसा दिखेगा इसका? जो भी चीज कम हो रही है ऐसा, स्टार्ट फ्रॉम आई नॉट और बाद में नीचे आके जीरो हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आई कुछ? तो कोई चीज बढ़ रही है तो उसका ग्राफ ऐसा, उसका इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसा, कोई चीज कम हो रही है तो उसका ग्राफ ऐसा और उसका फॉर्मेट ऐसा। समझा? इसके अंदर मुझे अगर मैं आपसे पूछूं t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, तो क्या जवाब दोगे? e रेज टू 0 1, तो सीधा आई नॉट आ जाएगा। अरे 0 अपॉन टाउ 0, e रेज टू 0 1 ना, ऐसा। और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा इसमें? ये 0 हो जाएगा, बिकॉज 1 बाई इन्फिनिटी 0। और t इज इक्वल टू टाउ पे इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.37। 0.37 आई नॉट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 37% चार्ज, 37% तक गिर गया है करंट। करंट स्टार्टेड फ्रॉम 100%, बट ये टाइम के बाद करंट जस्ट रिमेन 37, डीके हो रहा है करंट इसके अंदर। इसके अंदर कैपेसिटर का चार्ज बढ़ रहा है, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर बढ़ रहा है, लेकिन करंट पूरे सर्किट में डीके हो रहा है, वो कम हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, 37%। इसका ग्राफ में भी आपको दिख जाएगा, यहाँ पे टाउ टाइम पे कितना, देखो करंट कितना कम हो जाएगा, 0.37 टाइम्स हो जाएगा, ऐसा। समझा आपको चार्जिंग का पूरा? अब मैं डिस्चार्जिंग पे जाना चाहूँगा, पर क्लियर है इतना पहले? ओके, वो राइट साइड का सब हटा सकता हूँ, नीचे का भी मैं। एक सम मैं करा देता हूँ, जो फॉर्मूला शीट में भी शायद आपको मिल जाएगा। एक काम करो ना, हमारे मॉड्यूल में आरसी सर्किट पे एक आध कोई सॉल्ड एग्जांपल होगा तो वही ले लेते ना। पेज नंबर किसी को मिले तो बताओ। जा क्या? मेंशन तो है चार्जिंग डिस्चार्जिंग, लेकिन उस पर कोई सम शायद ना हो। एक क्वेश्चन है बट सीधा वो आई थिंक वो डिफिकल्ट वाला ही डाल दिया उन्होंने, तो जान दो, मैं मेरे खुद से हिसाब से बनाता हूँ। देखो इधर, चलो सर्किट को एनालाइज कर लो सब लोग पहले अच्छे से। आपको क्या दिख रहा है, कितने रेजिस्टर्स है, कितने कैपेसिटर्स है, कितने सेल है? 3 रजिस्टर है। वेरी गुड, कैपेसिटर बिल्कुल सही है। एक बैटरी है, 120 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टर 30 ओम, 20 ओम, 10 ओम का है, और एक कैपेसिटर है।
टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर का कैसा डायग्राम बनेगा? शॉर्ट सर्किट के ओपन सर्किट, यानी कि इट इज स्ट्रेट, यानी कि आपको वो ब्रांच कंसीडर करना है। टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर विल अलाउ द करंट, यानी कि वो ब्रांच कंसीडर आपको करना है, यानी कि करंट फ्लो करेगा। तो टी इक्वल टू 0 पे करंट का फ्लो इमेजिन करो, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा? ओपन सर्किट। तो ये पर्टिकुलर ब्रांच कंसीडर ऊपर से जाए तो पूरा कैपेसिटर भर चुका है, तो करंट यहाँ से ही जाएगा सिर्फ। तो क्वेश्चन क्या क्या है? पहला, करंट एट टी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द सेल, मतलब ये जो करंट है ना, ये पूछ रहे हैं। दूसरा, करंट एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तीसरा, क्यू वी एंड एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। बोलते नहीं है बट आपको हमेशा एज्यूम करना है कि स्टेडी स्टेट पे ही पूछा होगा। स्टेडी स्टेट मतलब टी इक्वल टू 0 या इन्फिनिटी? इन्फिनिटी। ये 3 सवाल है। तीसरे में तो मैंने सब कुछ ही पूछ लिया वैसे तो, ठीक है। तो आराम से आप सोच के इसका जवाब देने का ट्राई करो। ओम्स लॉ V by R, और रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला पता है सबको? सीरीज में ऐड होता है, पैरेलल में वो रेसिप्रोकल। कैपेसिटर सीरीज कैपेसिटर फॉर्मूला का अलग रहता है, बट उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी नहीं आपको बाय द वे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या समझ में आता है। पहले लिख लो जिसका जो बाकी है, फिर मैं सॉल्व करता हूँ ये वाला सम, ठीक है। अच्छा 120 दिया। स्टार्ट करें? नहीं अभी हम करते हैं। बाकी हम लोग करते हैं, ठीक है। मतलब जिसको ट्राई करना बिल्कुल करे ना, थोड़ी है। स्टार्ट करते हैं। पहले वाले का मैं हिंट दे देता हूँ। कैपेसिटर का बिहेवियर होगा कि इट विल अलाउ ऑल द करंट टू फ्लो थ्रू इट, तो यू हैव टू कंसीडर बोथ द सर्किट्स, इनफैक्ट ऑल द सर्किट्स यू हैव टू कंसीडर, ऑल द ब्रांचेस। सो मुझे बताओगे 3 रजिस्टर में से कौन सीरीज है, कौन पैरेलल है एक दूसरे के साथ? तीनों पैरेलल है ना? इनकरेक्ट। क्या नहीं बता रहा हूँ मैं? दो सीरीज सीरीज में है पैरेलल और ये पैरेलल। इनकरेक्ट सीक्वेंस। 20 और 30 सीरीज में और 10 पैरेलल। तो वही ना, दो कोई सीरीज में कोई एक पैरेलल हो। 10 और 20 सीरीज में है। नहीं बिल्कुल ही नहीं। कैसे? कुछ भी हाँ बोलो, क्या बोलना चाह रहे 20 और हो? 30 सर कैपेसिटर आप देखा, मैंने कैपेसिटर हटा दिया है। हाँ करंट ऐसा आएगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होकर फिर से मिलेगा और यहाँ से पास होगा। तो बताओगे कौन सीरीज में कौन पैरेलल में? 20 और 30 20 और 30? सीरीज। गलत जवाब। 30 और 10 सीरीज में गलत जवाब। डिवाइड होता है। नहीं 20 और 10 वो है 20 और 10 बिल्कुल सही जवाब। ये करंट जब यहाँ पे आता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हाँ तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। तो वही तो बोला। और 30 20 10 और 20 पैरेलल में है, और फिर उसका जो एक आंसर आएगा ना, वो 30 के साथ सीरीज में। 20 30 सीरीज में नहीं है, 10 30 सीरीज में, 20 और 10 मिला के 30 के साथ सीरीज। हो जाएगा अभी। सो आर इक्विवेलेंट, क्या पैरेलल में ये R1 R2 लगाऊंगा? 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20, ये फॉर्मूला मैंने दिया था C सीरीज में, ये R पैरेलल में, और किसके साथ सीरीज में? ये 30 के साथ। क्या आंसर आएगा इसका? 200 अपॉन 30 प्लस 30, 0 0 कट, 20/3 फ्रैक्शन में ही रहने दूँ। 90 110 अपॉन 3 आ रहा है, 90 प्लस 20। तो अब आ जाएगा आपका करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज कितना है और रेजिस्टेंस कितना है? 110 अपॉन 3, ठीक है। ज़्यादा उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, 36 अपॉन 11 एम्पियर। क्लियर एवरीवन? अब आप I2 ट्राई करो खुद से। चलो सेकेंड सिचुएशन का करंट ट्राई करो। तो बीच वाले को कंसीडर नहीं करना। सर
ये वाला आई तो पूरा टोटल का हो गया ना, इसको रेट क्यों कर रहा दोनों को ऐड कर देना सीरीज फाइबर में। क्या ये वाला आई तो टोटल वाला हो गया ना। सब में टोटल आई ही निकाले, जो मेन करंट जो निकला ना बैटरी से वही आई निकालने को बोला है मैंने। t इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ओपन वो वाला पर्टिकुलर ब्रांच ही गायब कर दोगे आप तो, बराबर। तो आपके पास सर्किट में क्या बचा, 30 ओम और 10 ओम और ये 120 वोल्ट। मुझे बताओगे अभी 30 और 10 कैसा, सीरीज में के पैरेलल में? सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 30 प्लस 10 यानी कि 40 ओम। तो करंट कितना आ जाएगा, 120 अपॉन 40 V बाई आर ना, 3 एम्पियर। क्या सेकेंड पार्ट भी क्लियर है आपका? चलो अब थोड़ा सोचने समझने वाला पार्ट। एक्चुअली तो सर्किट भले ही ओपन है वहाँ से, बट एक्चुअली तो वहाँ पे कैपेसिटर है ना जो पूरी तरीके से चार्ज है, जो करंट जाने नहीं दे रहा वहाँ पे, राइट। वन 120 वोल्ट, 30 ओम, 20 ओम और 10 ओम। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट यहाँ से फ्लो करके इधर से जा रहा है 3 एम्पियर का, राइट। इसमें से करंट नहीं जा रहा, बट ये क्योंकि ऑलरेडी चार्ज है इसीलिए। अग्री? जरा मुझे अच्छे से सोच के बताओ कि इन सब में से निकालना सबसे इजी पहले वोल्टेज पड़ेगा आपको। तो कोई बता सकता है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? ये दो पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है? गलत जवाब। 20 से होके जाएगा ना, तो आए पूरा वोल्टेज कैपेसिटर को नहीं मिलेगा। 3 एम्पियर G इक्वल टू I कितना R 20 60 60 थोड़ा गलत, गलत तो गलत ही होता है, क्या थोड़ा क्या बुरा है। सॉरी आप कैसे निकाल रहे हो ये बताओ अभी। आंसर तो गलत, सही में बाद में बता दूंगा। इनटू R से पहले कितना, किसका भी निकाल रहे हो आप? ये अक्रॉस द 10 ओम वाला, 20 वाला 20 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, बिकॉज इसमें करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा। पर खुल ही जाएगा तो। करंट ये फुल्ली चार्ज हो चुका है ना बेटा। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो, तो वो इस ब्रांच में ही करंट जाने नहीं देगा। करंट सिर्फ बाहर वाले में जा रहा है, ऐसे घूम रहा है। इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। मतलब अगर ये x है, ये y है, तो ये भी x ही है, और ये वाला पॉइंट y है, तो ये भी y है और ये x है। एनी आइडिया एनीवन? पॉइंट पोटेंशियल लिखने के बाद कुछ किसी को कुछ समझ रहा है? हाँ, जो अक्रॉस 10 होगा वही होगा। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही इसको मिलने वाला है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल भी एक तरीके से। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? अयर 3 इंटू 10 30 वोल्ट, 30 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा। पोटेंशियल एक्स वाई इज इक्वल टू आई इंटू आर अक्रॉस कितना, 10 ओम ना। आई कितना है 3, आर कितना है 10, तो कितना निकला 30 वोल्ट। सेम पोटेंशियल ड्रॉप विल बी अक्रॉस कैपेसिटर। अब आप चार्ज और आप एनर्जी तो बता ही सकते हो, बता दो चार्ज कितना होगा। Q इज इक्वल टू सी वी। सी कितना दिया मैंने, कितना माइक्रोफराड दिया हुआ, 6 माइक्रोफराड। वोल्टेज कितना आ गया 30, तो आपके पास आ रहा है ये 180 माइक्रो कूलम। और एनर्जी कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला? कोई भी फॉर्मूला चलेगा वैसे तो, हाफ सी वी स्क्वायर विच इज हाफ इंटू सी कितना है 6 और वोल्टेज 30 का स्क्वायर। ये 2 1 और ये 3 900 इंटू 3 2700 माइक्रो जूल, जिसको आप मिली जूल में लिखोगे तो 2.7 हो जाएगा। बराबर बोल रहा हूँ? वो 3 डेसिमल का एडजस्टमेंट कर लिया ना, माइक्रो का, माइक्रो से मिल ही गया। तो इतना समझा सब लोग को? ठीक है। डिस्चार्जिंग फटाफट थोड़ा सा ही है, जल्दी बता दूंगा कि चार्जिंग समझ गया तो डिस्चार्जिंग लिखने में कोई मेहनत नहीं लगेगी मुझे। हेडिंग का नंबरिंग कुछ दिया था मैंने, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का, चार्जिंग का कुछ नंबरिंग दिया था। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर मतलब इस बार आपका कैपेसिटर पहले से पूरी तरीके से चार्ज है, और तब आप उसको सर्किट में एक रजिस्टर में कनेक्ट करते हो।
आप कभी कभी, ये फेमस डायग्राम है, थोड़ा ध्यान देना इधर। क्या आपको डायग्राम देख के लग रहा है कि ये तो पुराना डायग्राम ही है? क्या आपको लग रहा है नया डायग्राम है? सर आरसी सर्किट यही है ना, सेम ही डायग्राम है। यहां पे बाजू में एक और सर्किट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, दिख रहा है आपको? ये जो स्विच है ना, इसको यहां पे लेके चले जाओ। फर्स्ट यू अलाउ द कैपेसिटर टू गेट फुल्ली चार्ज एंड देन यू स्विच द सर्किट। तो आपका सर्किट क्या बचा? सिर्फ ये बचा, समझे क्या? तो इस सर्किट में क्या है आपके पास? सिर्फ आरसी है ना, बैटरी है ही नहीं। दिस टाइम तो दैट एक्ट्स एज अ बैटरी। वेरी गुड। ये करंट देने लगेगा अभी। तो अभी ये t इक्वल टू 0 का सिचुएशन है। यू हैव ऑलरेडी चार्ज द कैपेसिटर एंड देन यू हैव कनेक्टेड इट। तो स्टेडी स्टेट में सब कुछ, ये वो केसेस में सब कुछ कम होने वाला है। चार्ज भी कम होने वाला है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर भी कम होगा, करंट भी कम होगा और पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर भी कम ही होगा। तो जो भी कम होता है उसका इक्वेशन किस फॉर्मेट का होता है? 1 माइनस के फॉर्मेट में होता है कि सर ई के फॉर्मेट में होता है? जो भी चीज कम होती है तो फॉर्मेट क्या होता है? 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ या खाली ई माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ? सिर्फ ये। तो करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ। चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ। वोल्टेज हो जाएगा V, जो भी इसके पास पहले से वोल्टेज था, V मैक्स ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ। जो भी वोल्टेज कैपेसिटर का वो भी कम होने वाला है, ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ। एवरीथिंग इज डिक्रीजिंग। और सबका ग्राफ कैसा दिखेगा? समझे क्या? हो गया। सब कुछ कम होने वाला है डिस्चार्जिंग के टाइम पे, ठीक है? करंट भी, चार्ज भी, वोल्टेजेस भी। इनफैक्ट ये दोनों वोल्टेज एक्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो आई शुड एक्चुअली बी राइटिंग दिस वे। माइनस भी लगाना चाहिए मुझे। समझा? डीके वाले में सब कुछ इनमें बहुत ही कम आने का चांसेस है। मतलब ये चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है, थोड़ा कम रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है? जो क्वेश्चन कॉमन हो सकते हैं आपके पास, आपको कॉन्सेप्चुअली जो अच्छे से आना चाहिए वो यही वाला है जो अभी हमने किया ना, सॉल्ड एग्जाम्पल। वही कॉन्सेप्चुअली अच्छा अंडरस्टैंडिंग देगा। ये तो जब काम आ जाएगा तब देखेंगे। ओके, क्लियर है अपना? तो इधर अपन चैप्टर खत्म कर सकते हैं और सॉल्ड एग्जाम्पल शुरू कर सकते हैं, ठीक है? ये भी अभी खत्म करना है आज अपने को। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कौन सा क्वेश्चन नंबर पे थे अपन? मॉड्यूल का 30 तक हो गया है, तो 31 से 31 32 से लेकर हम लोग चलेंगे 45 तक जाना है। 45 वाला प्रॉपर मुझे जेई लेवल थोड़ा लग रहा है, तो इसके तक पहले तक का सब करना है अपने को। निकालो सब लोग, मॉड्यूल रेडी रखो अपनी अपनी, लिख लो। चलो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 23 से करना है अपने को। 23 ओपन कर लो सब लोग, क्वेश्चन रीड करके रखो बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। सिर्फ क्वेश्चन रीड करके रख लो, पहले समझने की कोशिश करो क्या दिया है, क्या पूछा है। अभिषेक क्वेश्चन नंबर 23 रीड करो। 23 का 31 पे था। Three capacitor, each of the capacitance 1 micro हाँ, are connected. फराड एक्चुअली, सिर्फ फराडे नहीं है। Farad connected in parallel to this combination. A fourth capacitor of the capacitance 1 microfarad is connected in series. डायग्राम को इमेजिन कर पा रहा है? पहले 3 पैरेलल और जो चौथा सीरीज में लगाना है वो पूरे को एक साथ लगाना होगा शायद, बराबर ना? सब कितने कितने के हैं? 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड। कैसे सॉल्विंग होगा एनीवन? इक्विवेलेंट निकालना है। तीनों का क्या हो जाएगा? 3 माइक्रोफराड हो जाएगा। और 1 माइक्रोफराड कैसे? इन सीरीज। तो आंसर क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट 3 × 1/3 + 1 यानी कि 3/4। ऑप्शन कौन सा? डी। for Delhi. डन। क्वेश्चन नंबर 24, अमय पढ़ो 24th। In the circuit diagram shown in the adjoining figure, the resultant capacitance between P and Q. ओके, तो डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, एक इधर है, एक इधर है, एक ऊपर है और एक नीचे है। इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको निकालने को बोला गया, राइट? पी और ये कितने का है? 12। ये दोनों कितने कितने के हैं?
कोई फर्क पड़ता है लेफ्ट और राइट लिखने पे? नहीं नहीं फर्क पड़ता। और ये 20 बताओ कौन सीरीज कौन पैरेलल? 2 और 3 2 सीरीज 3 2 और 3 नहीं 22 12 का सब मिला के 3 से पैरेलल। ये बोलो 3 तो नीचे है ना। फ्लो विद द चार्ज। इधर से चार्ज स्टार्ट करो। अच्छा वहां से इन दोनों के बीच में पूछा तो यहाँ से स्टार्ट, दिस इज स्टार्ट, दिस इज एग्जिट। हाउ डू वी नो? अरे उन्होंने जब बोला ना फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन P and Q, तो you assume the battery to be here. Charge will come here, it will divide in 2 parts and then it will remerge here and then it will go this way. 2 अब बताओ। 3 पैरेलल 2 3 parallel. सीरीज है 12 and 12। Very good. This entire and this all 3 in. समझा आपको ये वाला? तो ये दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों का आंसर क्या है? 5 5 12 20 यानी कि 1/5 plus 1/12 plus 1/20 is 1/C equivalent. समझा? कोई एलसीएम बताओ 5 12 20 का 60। 5 को 60 कैसे बनाएं? 12 तो ये 1 into 12 12। 12 को 60 कैसे बनाएंगे? 5 से, तो यहाँ पे 5। 20 को 60 3। आंसर 12 5 3 is 20 which is 60 which is 1/3, so therefore C equivalent is 3 reciprocal of that 3 microfarad। क्या ऑप्शन या फिर ऐसा कुछ क्या है? सब्जेक्टिव था कि ऑप्शन वाला है? ऑप्शन बम्बई। पान्या पढ़ो 25th वाला। An infinite number of identical capacitors, each of capacitance 1 microfarad, are connected as in adjoining figure. Then the equivalent capacitance between A and B is. ट्वेंटी 25 ना? आपने बोला इनफाइनाइट कैपेसिटर्स है बराबर, और हर एक कितने कितने के हैं? 1 माइक्रो इक्विवेलेंट पूछा है, तो सबसे ऊपर कितना है? 1 है 1 का, फिर नीचे कितना है? 2 है, उसके नीचे 4 8 देयर यू गो। डन है इतना? इन्फिनिटी तक है ये वाला। 1 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड, ये भी 1 1 1 1 है। मुझे बताओगे कि इस 1 और 1 मिलके कितना होगा? 4 ये दोनों सीरीज में है। 1/2 1 1 1 1 1 1 8 बार, और बाद में तो C इक्विवेलेंट पैरेलल में है ना सारे, ये तो सबको ऐड करना है ना। ये तो 1 है, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + डॉट डॉट। क्या आपको समझ में आया कुछ कि क्या हो गया है? क्या आपको ये सीरीज पता है? ये एक GP सीरीज है। क्या इसका फॉर्मूला होता है A/1 - R? फर्स्ट टर्म कितना है? 1। कॉमन रेशियो क्या है? 1/2। सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 1 - 1/2 1 नहीं 1/2 1/2 का उल्टा आंसर 2 माइक्रोफराड है। ठीक है समीर? हाँ सर। 26th 4 capacitor each of capacity 3 microfarad are connected as shown in the adjoining figure. The Hmm. ratio of the equivalent capacitance between A and B. कैलकुलेट करवा रहे हैं। सब 3 3 3 के हैं। 26 1 2 3 4 3 माइक्रोफराड 3 माइक्रोफराड 3 माइक्रोफराड 3 माइक्रोफराड। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट C है। चलो पहले कौन से के अक्रॉस निकाल रहे? A एंड B के अक्रॉस। सही है इतना? तो ओ और किसके बीच में चाहिए? AB और AC. हाँ ठीक है, फिर ठीक है, क्योंकि AB और BC का पूछा तो आंसर 1:1 होता, बिकॉज दोनों आइडेंटिकली हो जाते हैं ना। फिर अक्रॉस AB, तो कौन बताएगा कौन सीरीज कौन पैरेलल AB के लिए? मुझे कोई बताएगा? चार्ज यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ से एग्जिट करो, यहाँ से एंटर और यहाँ से एग्जिट। इसको बताएगा कितने सीरीज कितने पैरेलल है? 3 series, 1 parallel. वेरी गुड। ये 3 सीरीज
चार्ज एंटर करके कितने रास्ते हैं उसके पास? दो। एक ये रास्ता है जो एग्जिट कर रहा है और ये लंबा रास्ता है। तो जो लंबा रास्ते की तीनों है, ये तीनों सीरीज में, और ये शॉर्टकट जो है उसके साथ, तो 3 3 3 1। हाँ तो डिवाइड ना, 3 3 3 इज 1, और उसके साथ ये 3 डायरेक्ट ऐड 4 आया। समझे आप? अभी नेक्स्ट कौन सा चाहिए? अक्रॉस। आप बताओगे जरा। ए से एंटर और इस बार सी से एग्जिट करना है। तो ए से सी जाने के कितने रास्ते? एक ये लंबा ये रास्ता और एक ये रास्ता। तो बताओगे जरा कौन कौन किधर है? 3 और 3 3/2, और इधर भी 3 3 3/2। क्या सीधा ऐड कर सकता हूँ? पैरेलल है तो आंसर 3। तो फाइनल आंसर क्या है रेशियो का? 4:3 है ऑप्शन में सही आंसर है ये अपना। सर क्या? ये 3/2 का है। बताता हूँ मैं, काम को दोनों डायग्राम बना लूँ क्या अलग से? ये फर्स्ट पार्ट है, जिसको नहीं समझ में आया फिर से सुनो अच्छे से। इधर से एंटर था, इधर से एग्जिट था। तो क्या सब लोगों को ये दिखा था कि ये तीनों सीरीज में, सीरीज 3 3 3 मिलके 3/3 होता है, विच इज 1। और ये कितना है? 3। ये दोनों पैरेलल है तो 3 + 1। ये फर्स्ट पार्ट समझा सबको? वापस से एक बार नेक्स्ट पार्ट फिर से कर रहा हूँ अभी मैं। ये डायग्राम फिर से मैंने बना लिया। इस बार एंट्री यहाँ से और एग्जिट यहाँ से, सही है। इस बार ये दोनों सीरीज, ये दोनों भी सीरीज, और ये मतलब 3 और 3 3/2 होगा ना। 1/3 + 1/3 इज 2/3, उसका उल्टा है 3/2। तो ये भी 3/2 और ये भी 3/2, और दोनों ऐड कर सकते हो सीधा, पैरेलल है तो 6/2 विच इज 3। समझा कैसा आया अभी? सब लोगों को क्लियर है? इसको जल्दी जल्दी अपने हिसाब से कहीं पे लिख लो, जल्दी करो। पढ़ा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। हाँ, The resultant capacitance between A and B, the following figure is equal to. बताओ कि कुछ समझ रहे हो? कौन सीरीज है, कौन पैरेलल है 27 में? कितने हैं जरा बताना जरा। इधर से ऐसा आ रहा है। ए से जाना है ना, ए से ये रास्ता। इतना ही है कि और एक और ब्रांच है लास्ट में? ओके, लास्ट के 3 कितने कितने हैं? 3 3 3। ये 2 का है, ये 3 3, ये 3 3। बताओ ये ए पॉइंट है, इसको बी पॉइंट लिख लो। बताओ कौन सीरीज कौन पैरेलल? मस्त है, बताओ। हमारे सीरीज पैरेलल। सर ये 3 सीरीज है, फिर 2 पैरेलल। ये 3 एक हो गया, एक और 2, वेरी गुड। 3 3 3 3, और ये पूरा 3 है, और ये 3 है तो 1 1 + 2 3 1 और 2 फिर से 3 हो गया। 3 है फिर सीरीज में थी। 3 3 3 1 वापस रिपीट बताओ। नहीं अयान समझ गया? 3 3 3 is 1 and this 2 is 3 3 3 3 is again 1, that 1 and this 2 is 3 because parallel, this 3 this 3 this 3 in series again 1। बराबर है इतना। 28 29 30 31 तो हो गया ना, पहले ही हो गया था। Yeah. 28 29 30 सब हो गया है, सीधा अपन 31 पे चल सकते हैं। सोनल जी 31 पढ़िए। अरे रुको। The capacitor of capacitance 4 microfarad and 6 microfarad अच्छा दो हैं, C1 और C2, ओके। are connected in series. सीरीज लगा दिया, सीरीज। A potential difference of 500 volts is applied to the outer plates of the two capacitors. तो मान ले टोटल वोल्टेज है 500, फिर आगे
Then the charge on each capacitor is numerically. बस Q पूछा है तो Q इक्वल टू सी वी लगा दो, उसके लिए पहले C इक्वलेंट निकाल लो। पहले C इक्वलेंट बता दो कैसे निकालोगे, कितना होगा C इक्वलेंट? 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6 विच इज 24 अपॉन 10 यानी कि 2.4 माइक्रोफराड। मानते हो ये बात? फिर Q कैसे निकालोगे? C इंटू वी, C है पूरा 2.4 और वोल्टेज कितना है 500, कितना आएगा बता दो बता दो। क्या ये 1200 बट वो होगा माइक्रो कूलम में होगा, 12 माइक्रो कूलम। उनको आंसर किस यूनिट में चाहिए? रहने दे अपन, काम हो गया आपका, बराबर है। अभिषेक आपकी बारी, फिर से 32 पढ़ो। Two capacitors of 3 and 6 are connected series and the potential difference of 5000 volt is applied across a combination. They are then disconnect and reconnect in parallel. ओहो। Potential between the plate is हाँ पता है ये कौन सा है? स्पेशल केसेस लास्ट वाला, थर्ड का पहला वाला। टू कैपेसिटर 3 and 6 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट इज अप्लाइड। तो दोनों को उतना कुछ चार्ज मिल जाएगा, V1 V2 मिल जाएगा। वही उठा के फिर आपने आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। क्या एज्यूम करके चले ये थर्ड वाले स्पेशल केस का पार्ट 1 है? क्योंकि प्लेट्स का पोलैरिटी पे कोई कमेंट नहीं है ना, तो आप मान के चलो कि प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ ही कनेक्ट किया होगा। ठीक है, चलो VC पूछा है, चलो करते हैं अपन सॉल्व। पहले दो कैपेसिटर को कैसे लगाया उन्होंने? सीरीज में लगाया। कितने वोल्टेज है पहले? 3 और 6 5000. 3 माइक्रोफराड 6 माइक्रोफराड और ये कितना है? 5 पीको है। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है। कोई मुझे बता सकता है V1 V2 कितना कितना आएगा? हाँ पीको मीन्स -2। कोई बताएगा V1 V2 कैसे निकालूं? V1 V2 निकालना है। पहले इसके आकर देगा फिर इसके आकर। कैसे? अगर तू बोल रहा है खाली सर V1 निकालो तो Q बाई C, बट Q नहीं पता और C पता है, C1 पता है बट Q नहीं पता। Q कैसे निकालेगा? पहले C इक्वल निकाल लेते हैं जिससे टोटल Q निकल जाएगा, फिर वो Q से V1 V2 अलग अलग निकाल ले। 3 स्टेप प्रोसेस है, C इक्वलेंट, टोटल चार्ज एंड देन V1 V2 अलग अलग। इससे अच्छा डायरेक्ट पोटेंशियल डिवाइडर इक्वेशन दिया है ना मैंने, तुम्हारे मेथड से भी आएगा। क्या V1 का फॉर्मूला याद है? C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल V, यानी कि 6/9 इंटू 5000, सही है, विच इज इक्वल टू 2/3 10,000 अपॉन 3। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, चलेगा एवरीवन? वैसे ही V2 क्या आ जाएगा? सर लेकिन वहाँ पे C2 क्यों लिया? C1 लेना चाहिए था। नहीं वोल्टेज डिवाइडर में उल्टा है, बिकॉज C is Q बाई V is Q अपॉन C, उल्टा है ना, इसीलिए यहाँ पे भी C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल V। तो ये कितना आ जाएगा? C21 कितना है? 3/9 इंटू 5000 बराबर, तो हो जाएगा सिर्फ, अच्छा 5000 ही आएगा, 5000 अपॉन 3 वोल्ट। अब आप VC निकाल लोगे, इन दोनों को आपस में फिर कनेक्ट किया है ना ऐसा, बराबर ना, ये स्विच ऐसा क्लोज किया अपने, राइट, आपस में कनेक्ट किया, वो फर्स्ट वेराइटी। तो इसका VC का फॉर्मूला कितना था? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, बराबर है इतना। ये राइट साइड का हटा दूँ, आई थिंक यहाँ से सॉल्विंग हो जाएगी खुद से। और पीको बराबर वो पीको आप लास्ट तक लेके जाओ, वो सब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का पीको नीचे का पीको गायब। यूनिट्स का ध्यान रखोगे तो गलती नहीं होगी, पर ध्यान नहीं रखोगे तो गलती हो जाएगी। C1 कितना लिख रहे हैं? C1 अपन 3, V1 कितना है अपना? 10,000 अपॉन 3 प्लस C2 किधर है? 6 और V2 कितना है?
5000 अपॉन 3 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 यानी कि 3 प्लस 6 ना। ओहो 3 3 3 3 2 10,000 और ये भी 10,000 यानी कि 20,000 अपॉन 9, इतना वोल्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ गया। आंसर क्या दिया? जैसे आएगा ना 9, नहीं मुझे 911 नहीं आ रहा, 2 सा आ रहा है मुझे तो। कुछ मिस्टेक। C1 V1 प्लस C2 V2 सही है, अपॉन C1 प्लस C2 ये भी सही है। 10,000 प्लस 10,000 तो 20,000 ही होता है ना। क्या गलत किया मैंने बताओ? हाँ हाँ, इसमें कुछ अलग, इसमें प्रोसेस ही अलग है बाय द वे। उन्होंने पहले टोटल चार्ज निकाला, तो ये भी तो चार्ज ही होता है ना, ये Q1 प्लस Q2, इसलिए उन्होंने वो मेथड से किया है। बट लेकिन मैं बताऊं क्या गलत किया उन्होंने? उन्होंने जो चार्ज निकाला है ना, वो सिर्फ उन्होंने एक ही बार लिया 10⁻⁻⁸, जबकि 2 बार लेना चाहिए था, बिकॉज दोनों कैपेसिटर सीरीज में तो दोनों पे चार्ज जाएगा ना, दोनों कैपेसिटर सीरीज में दोनों पे चार्ज जाएगा, तो उनको ये वाले फॉर्मूला में भी 2 बार चार्ज ले लेना चाहिए था ना। तो उन्होंने इंटू 2 का फैक्टर उन्होंने नहीं किया है, उनका वो मिसिंग है। तो आंसर है 222 है आंसर। ओके, तो अभी के लिए अपन सही है, 222 ऑप्शन में नहीं है, बट आंसर वही है। कनेक्टेड इन सीरीज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। अगर उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ एक को दिया होता ना, तो उनका सही होता, तो ये अपना इधर आ जाता, C1 V1 प्लस 0 आ जाता है यहाँ पे। कभी कभी ऐसा केस रहता है कि जो 2 कैपेसिटर्स को आप कनेक्ट कर रहे हैं ना, ध्यान से सुनो, ऐसा भी क्वेश्चंस आता है कि 2 कैपेसिटर जिसको आप आपस में कनेक्ट कर रहे हो ना, उनमें से एक अनचार्ज है, तो यहाँ पे V2 का वैल्यू क्या डाल दोगे? उस केस में 0 डालना पड़ता है कभी कभी। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन केसेस। ओके, चलो, तो यस आई एम श्योर कि यहाँ पे उनका एक 2 का फैक्टर मिसिंग है। टोटल चार्ज का फॉर्मूला था CV, तो C तो लिया बराबर है, उन्होंने V भी बराबर लिया, बट टोटल चार्ज को 2 बार नहीं किया, बिकॉज 2 कैपेसिटर्स है ना। दे आर देन डिस्कनेक्टेड इन पैरेलल। हाँ, आई एम श्योर अपना आंसर सही है। क्या आंसर आ रहा है अपना? 2 अप्रोक्सीमेटली वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 पढ़ो पानिया। 4 capacitors, each of capacity 4 microfarad are connected as shown in figure. एक मिनट बना लूँ मैं डायग्राम। क्या ऐसा डायग्राम बनाया तो चलेगा? सबके सब कितने हैं? 4। फिर उन्होंने क्या दिया? कुछ पॉइंट्स के नाम भी रखे ना, P और Q कुछ। आगे बोलो। VP minus VQ is equals to 50 volt. मतलब सुनो मेरी बात, क्या अगर मैं पोटेंशियल यहाँ पे 15 लिखूँ तो वहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा मुझे? 0 वोल्ट। चलेगा? ऐसा लिखा था पॉइंट पोटेंशियल्स। आगे पढ़ो। The energy stored in the system is. पूरे में वो चाहिए एनर्जी, तो हाफ CV² लगाने का सोच रहा हूँ मैं। पूरा C निकाल लोगे आप पहले? C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका? 4 4 8 8 4 4 1/4 1/8 1/4। सही बोल रहा हूँ? 4 8 4 LCM 8 होगा, तो 2 + 1 + 2 अपॉन 8 5/8, जिसका रेसिप्रोकल होगा 8/5 माइक्रोफराड। बराबर है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या? हाफ ऑफ CV², हाफ इंटू C का वैल्यू कितना है? और वोल्टेज 15. का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5 2 तो 10 होता है। मजा। 15² 225 225 इंटू 8 225 इंटू 8 225 4 बार लिया तो 900 1800 180 डिवाइड बाई 10 किया तो 180 माइक्रो जूल, क्योंकि माइक्रो तो रहेगा ना लास्ट तक। आंसर क्या दिया उन्होंने? अर्ग में दे दिया है। तो 180 इंटू 10⁻⁻6 और जूल टू अर्ग इज 10⁻⁷। तो कितना बचा? 1 0 बचा, 1800 अर्ग। कुछ समझा क्या हो गया?
बराबर है। आगे बढ़ जाऊँ मैं सीधा? ये सब अपने अपने हिसाब से साइड साइमल्टेनियसली लिख रहे हो ना मेरे साथ? लिखते चलो, ठीक है। मैं ये मिटा रहा हूँ ये साइड के दोनों। ये लिखना है, जल्दी लिख लो जब तक बाकी लोग 34 35 देखते चलो। सर आपने जो बुक दी वो भी करें। थैंक यू। ये हटाऊं पूरा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपन 34 पे पहुंच गए। हमें पढ़ ले 34। Capacitor each of 0.5 microfarad. Capacitors are connected in parallel and are then charged by 200 volts. DC supply the total energy of the charges and joules is दो कैपेसिटर हैं, दोनों का वैल्यू कितना कितना है? 0.5 माइक्रोफराड और 0.5 माइक्रोफराड। किससे कनेक्टेड है सब कुछ एक साथ? DC supply 200 volts. 200 वोल्ट। एनर्जी पूछा है तो हाफ CV स्क्वायर लगा दूं? हाफ CV स्क्वायर। C कितना लोगे? 0.5 लोगे? 0.5 लोगे या टोटल लोगे? तो 1 हो जाएगा ना, 0.5 और वोल्टेज कितना है? 200 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? नहीं 400 नहीं, 40,000। 400 विथ और 2 जीरोस अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा ये? 20,000। और ये सब माइक्रो जूल में होगा, मतलब 10⁻⁻6 ले लो तो कितना बचा? 4 जीरोस इधर गया, 2 जीरो बचा, 0.02 जूल आएगा। आंसर किस यूनिट में चाहिए उसको? सिर्फ जूल में चाहिए। हाँ हो गया मेरा आंसर, ठीक है। पढ़ समीर 35। Find the heat lost after switch S1 is open and S2 is closed. ओ नाइस सम। अभी तक सब कुछ बोर्ड लेवल का लग रहा था। विद दिस इज समथिंग टू कंसिडर, ठीक है। फाइंड द हीट लॉस आफ्टर स्विच S1। पहले डायग्राम तो देखो स्विचेस के बारे में क्या चल रहा है। स्विच S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज। आई थिंक प्रिंटिंग में वो 1 2 लिख दिया उन्होंने गलती से, कि उसका कुछ मतलब है। बीच में भी एक क्या बैटरी वगैरह है ना, उस बैटरी का वोल्टेज शायद 12 है। डू यू थिंक? फाइंड द हीट लॉस आफ्टर स्विच S1 is open and S2 is close. S1 is open and S2 is close. अच्छा उसका कोई मतलब नहीं, बिकॉज ऑलरेडी जितना चार्ज आने वाला है वो पहले से दिया हुआ उन्होंने। हाँ वो 12 वोल्ट ही है बाय द वे, बट देने की ज़रूरत ही नहीं बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने कैपेसिटर पे +48 -48 दे दिया उन्होंने। फाइंड द हीट लॉस आफ्टर स्विच S1 is open and S2 is close। चलो इधर देखेंगे, अभी समझने का ट्राई करेंगे। एक कैपेसिटर है ऊपर, बीच में एक बैटरी है विद अ स्विच, और नीचे एक और बैटरी विद अनदर स्विच। ऊपर वाले का नाम S1 रखो, नीचे वाले का नाम S2। कैपेसिटर कितने कैपेसिटेंस का है? 4 माइक्रोफराड। ये कितने वोल्ट का बैटरी है? 12 वोल्ट का। और ये कितने वोल्ट का बैटरी है? 6 वोल्ट का। पहले कौन कनेक्टेड है? S1 पहले कनेक्टेड है, जिसकी वजह से खाली ऊपर वाला सर्किट एक्टिव है, इसलिए इसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज कितना आ जाएगा? सीधा बोल सकते हो Q = CV 12 4 + 48 माइक्रोकूलम। अग्री? क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो एक्स्ट्रा प्रिंट आई शुड से। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दे दिया है, उसको इतना इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत थी नहीं। सो डोंट एक्सपेक्ट दिस मच इन्फॉर्मेशन इन द एग्जाम। सिर्फ जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है ना, बस वही मेन क्वेश्चन, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये है ओरिजिनल T = 0 का सिचुएशन, स्टेडी स्टेट। क्या करना है अभी? दिस कैपेसिटी इज ऑलरेडी चार्ज, इट ऑलरेडी हैज सम एनर्जी। अग्री?
जब ये ओपन कर दिया और ये H2 क्लोज कर दिया तो कैपेसिटर इज लाइक, अब तो मेरे अक्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट ही है, अब मैं इतना चार्ज होल्ड करके तो नहीं रख सकता, तो मेरे पास नया चार्ज कितना है वो बताओ, तो एनर्जी भी चेंज हो जाएगी इसके अंदर, बराबर। हीट लॉस पूछा है, वो करता हूँ मैं, आपको समझाता हूँ कि हीट लॉस का फॉर्मूला क्या आपको यूज़ करना पड़ेगा। चलो, T इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल एनर्जी कितनी है इसके पास, क्या हाफ CV² लगा दो सीधा, कितना है कैपेसिटेंस 4, वोल्टेज कौन सा लोगे 12 या 6, 12, एक्सेलेंट। क्या लिखूँ इसका, 288 माइक्रोजूल इज द इनिशियल एनर्जी दैट द कैपेसिटर हैज, और इनिशियल चार्ज कितना है कैपेसिटर पे, C कितना लेना है मुझे 4, वोल्टेज कितना लेना है मुझे 12, तो बोल सकता हूँ 48 माइक्रो कूलम आएगा। ये सब इनिशियल है। फाइनली ये कैपेसिटर और बैटरी कितनी रखनी है आपको इस बार, 6 वोल्ट, और ये 4 माइक्रोफराड। सो व्हाट इज द न्यू चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर, Q फाइनल कितना है 24 माइक्रो, तो चार्ज बढ़ा है कि कम हुआ है, चार्ज अभी अगर 24 माइक्रो कूलम है, पहले कितना था, 48। तो कम हो गया ना, तो चार्ज वापस बैटरी में चला गया। इस बार बैटरी कैपेसिटी लाइक बैटरी, तो ऐसे चार्ज मुझे नहीं चाहिए, मैं तुझे देता हूँ वापस चार्ज, ये ले, ठीक है। और कितना चार्ज देंगे वापस से, 48 माइनस 24 यानी कि 24 माइक्रो कूलम। आपको समझा इस बार चार्ज एक्चुअली वापस से फ्लो हुआ है, रिटर्न, वो जो आपने बनाया था वैसा, हाँ वैसा, पर लेकिन ऐसा तुमने देखा ही नहीं होगा, बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी का है ना 90% ऑफ द काम हमारे ज़िंदगी में डिस्चार्जिंग है। बैटरी ऑलरेडी चार्ज की हुई खरीद के लेके आते हैं लोग, उसको यूज़ करते हैं, बैटरी चार्ज हो रही है। पता है बीच में तुम्हें शायद पता ना हो, सेल्स का एक चार्जिंग और सेल्स को चार्ज करने कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स भी आते हैं रिमोट के, जिसको आप चार्ज कर सकते हो खुद से, अलग से डिवाइस आता है, देखा कभी, वो सिचुएशन है ये, ठीक है। नॉर्मली सभी सेल्स ज़्यादातर जो आते हैं वो यूज़ एंड थ्रो होता है रिमोट के ना, ख़राब होने के बाद फेंक देते हैं अपन, पर कुछ स्पेशल सेल्स भी आते हैं जिसको आप चार्ज कर सकते हो, ये वो सिचुएशन है, ठीक है ना। हाँ, आप सप्लाई देके ऐसा लगा के, एक हैवियर वोल्टेज का वो देके, ठीक है, ठीक, ये हटा रहा हूँ। व्हाट इज द फाइनल एनर्जी, एनीवन तो बताओ, व्हाट इज द फाइनल एनर्जी। और इस बार बैटरी ने जो वर्क किया वो नेगेटिव वर्क किया, तो वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला शायद पहली बार देख रहे हो आप लोग, भले मैंने मेंशन पहले किया होगा पर लिख पहली बार हो, चार्ज इनटू वोल्टेज, तो पर नेगेटिव में लेना पड़ेगा इस बार, नेगेटिव। चार्ज कितना आ रहा है वैसे बैटरी के पास वापस से 24, और वोल्टेज कितना है इस बैटरी का 6, कितना आ जाएगा 24 इंटू 6 माइनस 144 माइक्रो जूल का, तो वर्क बैटरी नेगेटिव कर रहा है। एंड व्हाट इज द फाइनल एनर्जी नाउ इन द कैपेसिटर, हाफ CV², हाफ इंटू C कितना है 4, वोल्टेज कितना है 6 का स्क्वायर, 36 72 72 ना। सो दिस इज द न्यू एनर्जी, तो एनर्जी भी कम हो गई है पहले के कंपैरिजन में, बैटरी ने भी नेगेटिव वर्क किया है। अब आपको ये एनर्जी, ये वर्क डन और ये एनर्जी, इन तीनों को कंसीडर करते हुए आपको हीट लॉस निकालना है। उसके पास कितनी एनर्जी थी 288, उसके पास कितनी एनर्जी बची है, तो कितनी एनर्जी का अकाउंट बराबर है, कितना बचा एनर्जी जी जो अभी तक अनअकाउंटेड है, 288 माइनस 72 कितना बचा, 216, तुम सही हो ना, मैं नहीं कर रहा कैलकुलेट, 216, तो 216 का अभी तक अकाउंट क्लियर नहीं है। 216 में से कितना बैटरी को वापस चला गया, 144 चला गया वापस बैटरी को, तो कितना बचा, तो वो एनर्जी अभी अनअकाउंटेड है ना, ये हीट लॉस है, ये हीट लॉस है, ठीक है। फॉर्मूला क्या मैं डिराइव कर लेता हूँ एक अभी, ताकि आप हर बार यूज कर सको फिर। हीट लॉस इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल प्लस वर्क डन बाय बैटरी। अब जब फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तब नेगेटिव पॉजिटिव कंसीडर करना,
ये फॉर्मूला, एक तो जितनी एनर्जी इसमें चली गई वो अकाउंटेड है और बैटरी ने जितना वर्क किया वो भी मिल गया, ये दोनों मिलके एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? यू इनिशियल कितना है 288, फाइनल एनर्जी कितनी है 72, वर्क डन में बैटरी कितना है -144। अब माइनस लोगे आप, कितना आएगा आपने बोला था 260 कि ज़्यादा होता है आई थिंक, हाँ बराबर। और ये -144 कितना हो जाएगा ये 56 + 16 56 66 76 70। आंसर क्या दिया आप बताओ? सही ना? हो गया डन, अच्छे लेवल का प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36। 3 capacitors are connected in series. Three capacitors are connected in series across 75 volt supply. The voltage across them are 20, 25 and 30 volt. खुद ही बता दिया उसने वोल्टेज डिवाइड क्या है, क्या होने वाला है, बराबर। द चार्ज ऑन ईच ऑफ देम भी बता दिया उसने, मेरे में दिख नहीं रहा बराबर वैसे सॉफ्ट कॉपी में। क्या आप बताओ 3 × 3 कितना लिखा है? 3 × 10⁻³ लिखा है क्या? ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर एंड ऑल्सो द कॉम्बिनेशन। इस बार आपसे उल्टा, इस बार आपसे C1 C2 C3 पूछा हुआ है। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी बिकॉज तीनों के अलग अलग वोल्टेज बता दिए, टोटल चार्ज बता दिया। तो क्या C1 = Q/V1 Q/V2 Q/V3? मैं नहीं बता रहा ये सब, टाइम पास हो गया ये सब। C भी निकाल लोगे सब लोग, सीरीज दिया है तो 36 इज डूएबल खुद से, नो डाउट। सही है, एक्सेप्टेबल है, शानदार। 37 वाला भी 2 लाइन का सोल्यूशन दिख रहा है, ऑल दो पढ़ लेते हैं। 2 कैपेसिटर ईच ऑफ 1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड चार्ज बाय 200 वोल्ट। व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द, अरे यार हो जाएगा, हाफ CV², C को ऐड कर लेना। 38 पे चलते हैं, अच्छा लग रहा है। 7 लाइन का तो क्वेश्चन ही है, इसमें मज़ा आ सकता है। चलो अच्छे से पढ़ के देखते हैं। द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है, आर चार्ज बाय अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट एंड देन डिसकनेक्टेड। मतलब ये मैं बोल सकता हूँ पहली बार चार्ज कर लिया उसने, सिर्फ वोल्टेज दिया 100 वोल्ट, और बाद में उसको एक रजिस्टर में कनेक्ट कर दिया है। ओ तो इट इज़ RC सर्किट की जैसा फीलिंग दे रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर डीकेज, हाँ मेरे को पता है। क्या ये बैटरी को चार्ज करने के बाद, सॉरी कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद फिर एक R के साथ लगा है, तो ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का केस बनेगा कि डिस्चार्जिंग का? वेरी गुड, ये डिस्चार्जिंग का केस बनने वाला है। डिस्चार्जिंग में तो क्या सब कुछ कम होता है, तो डीके बोल रहा है, सही बोल रहा है। आफ्टर 1 सेकेंड, ओहो ये मुझे पसंद नहीं। 1 सेकेंड, नॉर्मली स्टूडेंट लाइक T = 0 एंड T = इन्फिनिटी, पर बीच का जो होता है ना उसमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं ना, तो वो इतना अच्छा नहीं रहता है मोस्टली। लेट्स सी। आफ्टर 1 सेकेंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट बिकम्स 80 वोल्ट। तो पहले 100 वोल्ट था और अब कितना हो गया है वो कैपेसिटी अक्रॉस 80 वोल्ट। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड विच हैज़ बीन डिसिपेटेड? What is the fraction of stored energy which has been dissipated? Fraction of energy stored has been, यानी कि बोल सकता हूँ कि पहले जो एनर्जी थी माइनस जो अभी जो एनर्जी है वो डिफरेंस हो गया, अपॉन जो इनिशियल एनर्जी वो हो गया रेशियो इंटू 100। परसेंटेज में चाहिए आंसर क्या है? रेशियो चाहिए, खाली फ्रैक्शन चाहिए। इजी है, इतना बुरा नहीं था। ये देखो ऐसा कुछ है, देखो इनिशियल कितना वोल्टेज है 100 वोल्ट, और किसी भी टाइम t पे कितना वोल्टेज है 80 वोल्ट। आपसे पूछा हुआ है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, तो मैं बोल सकता हूं U इनिशियल माइनस U फाइनल अपॉन U इनिशियल। क्या बोलते हो? सही है। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? U का हाफ CV²। कितनी बार लगाओगे हाफ CV²? 3 बार। सब में से हाफ C कैंसल। V इनिशियल स्क्वायर V फाइनल स्क्वायर अपॉन V इनिशियल स्क्वायर। आई थिंक सब में कुछ बचा ही नहीं, अभी खाली सब्स्टिट्यूशन रह गया। कैन वी डू इट? 100 की जगह पे 10 लिखो चलेगा, 80 की जगह पे 8 लिखो चलेगा, तो आएगा 10² - 8² अपॉन 10²। कोई बताओ जल्दी जल्दी करके। 100 - 64 36, 100 एनी फर्दर 9/25। उन्होंने क्या दिया हुआ है? इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना लग रहा था, ठीक है। विल कीप गोइंग।
अब वो कैपेसिटर वो सब का इफेक्ट कंसीडर करने बोल रहे हैं। 39 पे हम लोग पहुंच जाएंगे, बट आई थिंक 39 इज अ डेरिवेशन विच वी ऑलरेडी डिड। इफेक्ट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड अ प्लेट्स A epsilon naught divided by D minus T plus T by Ks. It was derivation which we already did. 40 पे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर, पहले बोर्ड का लिखना पड़ेगा ना आपको, लिख लो जल्दी जल्दी, कम ऑन। वो नाव की बात कर रही है, जिंदगी के नाव की बात कर रही है वो। हो गया लगता है तुम लोग का लिख के? हाँ पढ़ के भी नहीं है, आप बस छोड़ो अभी। अल्लाह एक हो गया भाई, एक क्या क्वेश्चन नंबर 40 पे है ना अपन, 40, 41, 42, 43, 44 बराबर। ये अपने को सम्स करने, लास्ट वाला नहीं वो हम लोग कर रहे हैं, जेई वाला जो है इस बोर्ड में खत्म कवर हो जाएगा पूरा, तो हो जाए फिर तो भर दिया जाए, पूरा खाली कर दिया जाए। 7 ही क्वेश्चन है। लास्ट वाला जेई वाला तुझे करना है वो। 6 क्वेश्चन दे छोड़ो तो कौन ही सही बात है। क्वेश्चन नंबर 40 ना, पढ़ा मैं 40th। A dielectric of constant K is slipped between the plates of parallel plate condenser and half of the space as shown in figure. If the capacity of air condenser is C, then new capacitance between A and B will be. और आंसर सी के टर्म्स में ही चाहिए, ठीक है? एक मिनट। ये आ रहा है न्यूमेरिकल का ना, मैं भेज रहा हूँ, ठीक है? पेपर मैंने आपको भेज दिया। हाँ, और इंटरनेट बंद कर लें डाउनलोड करने के बाद। हाँ सुनो, अभी आंसर सी के टर्म्स में चाहिए, ध्यान से देखना। वो जिसको सी बोल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है? ऐसा डायग्राम उन्होंने दिया हुआ है, राइट? मुझे कोई बताएगा यहाँ पे अभी ये लेफ्ट साइड का कैपेसिटर और राइट साइड का जो कैपेसिटर है दोनों सीरीज है कि पैरेलल है? पैरेलल। चार्ज जैसा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, चार्ज ऊपर से नीचे जा रहा है? ऐसा ऊपर से नीचे। हाँ, तो चार्ज 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना। हाँ। तो ये एक्चुअली डायग्राम ऐसा है, पैरेलल। समझ रहे हो आप? हाँ। ये इसका सी कितना हो जाएगा? इसका एरिया आधा हो गया ना, ये एरिया आधा आधा हो गया। डी तो सबका सेम है, तो इसका हो जाएगा a/2 एप्सिलॉन नॉट विथ k अपॉन डी, और इस वाले का हो जाएगा a/2 विदाउट k अपॉन डी। इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, तो c जो नया वाला है क्या हुआ बताऊं क्या? समझा ये था? आगे बढ़ाओ। हाँ, इन दोनों को सीधा ऐड कर सकते हो ना, पैरेलल है तो। a/2 एप्सिलॉन बाई डी सब में से कॉमन, एक में k और एक में नहीं है, बराबर? इसमें से जो a एप्सिलॉन बाई डी उसको c लिख दूं, तो c अपॉन 2 k+1 ऑप्शन में है, हो गया। समझा आप लोग को? 41 पढ़ समीर। The parallel plates of capacitor have an area 0.2 meter इधर 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 0.2 मीटर स्क्वायर, फिर आगे and are 10⁻²² meter apart. अपार्ट, अपार्ट मतलब d कितना? 10⁻²। हाँ, फिर The original potential difference between them is 3000 volt ओके, वोल्टेज दिया हुआ है, फिर and it decreased to 1000 volt. अच्छा, मतलब ये वोल्टेज जो पहले था अब वो कितना हो गया है? 1000 वोल्ट हो चुका है। इसको चाहिए तो V1 V2 भी बोल सकते हैं अपन, ये वोल्टेज 3 गुना कम हो गया है, ओके। कैसे? फिर आगे And a sheet of dielectric is inserted between the plate filling. व्हेन इंसर्टेड, अच्छा डाइलेक्ट्रिक का के दिया है, नहीं, पढ़ पूरा पढ़। when a sheet of dielectric is inserted. अच्छा, बस के दिया, ओके फाइन। क्या क्या फाइन करना है? सी ओरिजिनल वाला, मतलब सी पहले वाला, ओरिजिनल एयर वाला, बराबर? डालने से पहले। नेक्स्ट
क्यू पूछा है, पर लेकिन बिफोर या आफ्टर? वो नहीं ये बताया। नहीं बोला सिर्फ ऑन आई थिंक चार्ज आइसोलेटेड वाला मानना है, आप इसको आइसोलेटेड वाला मानोगे। सर ये भी दिया है उसको ई नॉट है। एप्सिलॉन नॉट तो पता ही होना चाहिए ना आपको, तो वैल्यू दिया है। वो तो अच्छा हाँ, अपन 8.85 लेते हैं, उन्होंने बोला 9 वाला ले लो अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है, गुड फॉर अस। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना, 9 × 10⁻⁻12। यूनिट तो हमें पहले से पता होना चाहिए, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ, चार्ज पूछा, आइसोलेटेड लिया तो वैसे भी चार्ज बिफोर और आफ्टर सेम ही रहता है ना। नेक्स्ट चीज़ क्या पूछा, कैपेसिटेंस सी आफ्टर इंसर्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। मतलब मीडियम वाला, सी मीडियम। आगे चौथे पे के पूछा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के, अब जब जिसको सी, अच्छा चलो ठीक है। पांचवा परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एप्सिलॉन सिर्फ एप्सिलॉन नॉट नहीं, सिर्फ एप्सिलॉन पूछा होगा। हाँ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आगे और छठे पे द ओरिजिनल फील्ड ई नॉट बिटवीन द प्लेट्स। मतलब ई एयर। फिर सातवें पे द इलेक्ट्रिक फील्ड ई आफ्टर इंसर्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। मीडियम। समझा ये वाला इतना? पहले स्टार्ट करें, चलो। सी एयर कैसे मिलेगा? आई थिंक सीधा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी से मिल जाएगा। एरिया कितना है? 0.2। एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁻12 और डी कितना दिया हुआ है? 10⁻²। मैं आप पे छोड़ रहा हूँ ये, ठीक है। चार्ज कैसे मिलेगा? सी वी से मिलेगा, बट सी कौन सा लोगे आप? एयर वाला लोगे ना। और वोल्टेज पहले वाला लोगे कि दूसरा वाला लोगे? ये V1 है और ये V2 है, V1 लोगे, क्योंकि आपके पास सी भी एयर वाला है। वोल्टेज 2 लेते तो सी मीडियम किधर है? सी वी में सी एयर वाला लिया तूने ना, मतलब पहले वाला लिया ना, तो वी भी तो पहले वाला लेगी ना, ठीक है। हो जाएगा अभी ये सम। हाँ, सी मीडियम कैसे निकालोगे? सुनो सुनो सुनो, क्यू बाई वी से। क्यू तो सेम रहने वाला है, और वोल्टेज 2 वाला लो तो सी भी तो 2 वाला मिल जाएगा। सही बात है। समझ में आ गया इतना? तो सी मीडियम भी आ गया। जिसको तो के कैसे मिलेगा? के का फॉर्मूला था ना, सी मीडियम अपॉन सी एयर। हो गया, बराबर है। एप्सिलॉन कैसे मिलेगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू के। एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट इनटू के ना, कूलम्स लॉ। ई एयर कैसे मिलेगा? ओरिजिनल ई कैसे मिलेगा? लेक्चर खत्म होने के बाद। ई एयर, ये वीडियो को पीछे जाके देखो पूरा स्टार्टिंग से, ठीक है। पर ई एयर कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ यार। ये V/D। V/D वोल्टेज V1 अपॉन डी, हाँ चलेगा वर्क्स। और ई मीडियम V2/D। गुड, हो जाएगा पूरा। डन। 42 पे चलते हैं। अरे यार 3 दो। क्वेश्चन नंबर 42। अरे यार 45 ही तो है। अच्छा वो जी अरे भाई। अयन ले आया ना अच्छो। 42। अरे रुक ना, पढ़ रहा हूँ। A 50 microfarad be the capacity of a capacitor in air, and 110 microfarad of oil, then the dielectric constant oil will be. सी मीडियम अपॉन सी एयर बराबर। सी मीडियम कितना दिया ऑयल वाला? 110 ना, और सी एयर कितना दिया है? 0 0 कट, 11/5 खत्म। 2.20 20 हो जाएगा, सम खत्म मानो। 43 पढ़ो समीर। Two capacitor of capacity 2C and C join in parallel and charge up to potential V. हाँ एक मिनट, 2cc दोनों को VV से चार्ज कर दिया, सही बोल रहा हूँ? दोनों का तो एक ही होता ना। हाँ मतलब दोनों का V1 V2 दोनों का वोल्टेज सेम है, ठीक है। फिर क्या किया? The battery is removed and the capacitor of capacity C is filled completely with a medium of dielectric constant K. The PD across the capacitor will now be. अच्छा ओके ओके ओके, इधर देखेंगे। ये आपका वो वाला सम है। C1 कितना है? C, और C2 कितना है? 2C, और V1 भी है V और V2 भी है V, क्योंकि पैरेलल। अभी आपके पास सिर्फ 2 कैपेसिटर ही है, तो अपने जो आज स्पेशल केस किया ना अपन ने, स्पेशल केस का वो पहला वाला,
सिर्फ दो कैपेसिटर ही आपस में कनेक्टेड है एक सर्किट में, तो V कॉमन हो जाएगा। बट इसके साथ उसने कुछ तो मस्ती भी करी है ना, किसके अंदर उसने डाइलेक्ट्रिक भर दिया? सिर्फ C वाले में भर दिया, ऐसा भर दिया, तो ये तो KC हो गया और ये तो 2C रहेगा। जब आप डाइलेक्ट्रिक डाल देते हो, कुछ भी हो जाए दोनों में पोटेंशियल तो सेम करना ही पड़ेगा ना, VC। तो VC कैसे निकालोगे आप? VC का फॉर्मूला था Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, नेट टोटल चार्ज अपॉन, एक्चुअली हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते थे वो था C1 V1 प्लस C2 V2, बट वो आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज C चेंज हो रहा है ना। तो इससे अच्छा ओरिजिनल C1 V1 का मतलब था चार्ज ना, तो ओरिजिनल चार्ज ही लो ना, चार्ज तो चेंज नहीं कर सकते आप। तो ऐसा करो, कितना चार्ज होगा इन दोनों के ऊपर? ये वाला CV प्लस ये वाला CV अपॉन व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस KC और नया ये कैपेसिटेंस 2C। जो बच्चा डायरेक्ट ब्लाइंडली फॉर्मूला लगाने का ट्राई करेगा ना, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं C1 की जगह पे सिर्फ C लिखूं कि नया वाला KC लिखूं। जिसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना कि एक्चुअली न्यूमरेटर में तो चार्ज ही आता है, तो चार्ज के लिए वो ये देखेगा, बट C1 C2 में जब लिखेगा ना नीचे, तब वो ये C1 C2 देखेगा। ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर 3CV और नीचे K प्लस 2C, CC कैंसिल, मुझे आ रहा है 3V अपॉन K प्लस 2 है ऑप्शन में। यस आंसर है यही। चलो 44 के अंदर, मैं पढ़ूंगी, मेरे को चांस नहीं मिला। हाँ सोनल जी आप पढ़िए। फर्स्ट है टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ, अभी कराओगे? इसके अंदर एक मिनट, इसके अंदर दो सब क्वेश्चन है राइट? चलो पढ़ो पूरा। Two dielectric slabs of dielectric constant K1 हम्म and K2 have been filled in between the plates of a capacitor as shown in figure. What will be the capacitance in each case? ठीक है, तो पहला डायग्राम में प्लेट्स की तरह ऐसा दिया हुआ डायग्राम राइट? ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में माने जाएंगे? Parallel ना, क्योंकि ऐसा चार्ज ऐसे जा रहा है ना, तो एक के बाद दूसरा मिल रहा है, तो ये दोनों सीरीज में है, समझा? और इस बार D आधा आधा हो रहा है, एरिया सबका सेम है, तो दिस इज एक्चुअली ट्रीटेड दिस वे, बराबर। ऊपर वाले का कितना होगा? A तो पूरा एप्सिलॉन नॉट विथ K1, बट डिस्टेंस में D अपॉन 2, और इसके नीचे वाले में क्या? A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D अपॉन 2। इसका ना डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिया हुआ है ना, डायरेक्टली वो A एप्सिलॉन बाई D1 बाई T1 स्पेशल केस है। उससे भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, या फिर इन दोनों को फिर रेसिप्रोकल में सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। समझा ये वाला? इन्होंने भी आई थिंक ये वाले जैसा ही किया ना, जैसा मैंने अभी किया है। ये उसका पार्ट 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम क्या है? सॉल्व इन सीरीज, बराबर। और इस बार डायग्राम कैसा है कि ये प्लेट्स इधर है और एक इधर कैपेसिटर है, एक इधर है, बराबर। तो ये दोनों को K1 K2 लिख के इन दोनों को पैरेलल ले सकते हो अपन, राइट? क्या थोड़ी देर पहले ऐसा सम मिला था हम लोग को? इसमें C1 का वैल्यू कितना होगा बता दो मुझे? A/2 एप्सिलॉन नॉट K1 बाई D, और इसका A/2 एप्सिलॉन नॉट K2 बाई D। दोनों को डायरेक्ट ऐड करना है कि रेसिप्रोकल? ऐड क्योंकि पैरेलल है दोनों। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सब लोग को? लास्ट वाला अपने को नहीं करना है अभी फिलहाल। डन है इतना? ऑफिशियली डन है। सैटरडे को फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होगा,